वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर ओवरव्यू की। तो भैया मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए कि आपको अगर चैप्टर के टॉपिक्स याद है तो आपका 90% जो है दिमाग में है कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो बोर्ड में जाने के पहले हम लोग कुछ इसी तरीके से बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमें चैप्टर के टॉपिक्स हमेशा याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो एग्जाम में प्रॉब्लम जो है वो मिनिमम हो जाएगी और अचीवमेंट 100% हो जाएगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज सफरनामा की। और ये यहां पे चैप्टर ओवरव्यू है हमारा, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हर चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो बताया जाएगा कि जब हमारे यहां बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में सिराजुद्दौला के साथ, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं डोमिनेंस बढ़ जाता है ब्रिटिशर्स का और अप टू 1947 ये पूरी तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं हमारी कंट्री पे, हमारी कंट्री को एक कॉलोनी बना देते हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। लगभग 200 साल की गुलामी हम लोगों ने सही और उसके बाद उनको टाटा बाय बाय कर दिया यहां से। क्यों? क्योंकि यहां बोला जाता है अतिथि देवो भव, मतलब वो भी हमारे लिए मेहमान की तरह आए और हम लोगों ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकंड टॉपिक में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसका जो स्टेज था, उसका जो स्टेप था वो नीचे आ गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी कभी ग्रो ना करे। अगर वो ग्रो कर गई तो हम लोग इनको गुलाम कैसे बनाएंगे। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हम लोग लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो जो ब्रिटिश की कैपिटल थी बंगाल, वहां पे इन लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट करी ताकि यहां पे चीजों का कमर्शियलाइजेशन हो, लोगों को समझाया जा सके तो किस तरीके से यहां पे चीजों को बनाया जाएगा, बना के बेचा कैसे जाएगा, ये सब सिखाने के लिए उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट किया टेक्सटाइल के थ्रू, जो कि बंगाल में हुआ। आगे चल के यही बंगाल जो है बढ़ जाता है 1905 में द ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। तो ये तीन टॉपिक हम लोगों ने अभी कवर करे हैं। यहाँ पे चौथे टॉपिक पे हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। हमें यह पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है और लगभग देखा जाए तो 80 to 85% लोग एलाइड सेक्टर्स को मिला के कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो यहां पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, ये सब हम लोगों को समझना है। क्या ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा सपोर्ट करा या नहीं करा, ये सब हम लोग को यहां पे पढ़ना है। बात करेंगे हम लोग कोर एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से काम हो रहा था, क्या हमें फर्टिलाइजर्स मिल पा रहे थे, क्या यहां पे लैंड रिफॉर्म हुआ, क्या यहां पे जमींदारी सिस्टम, रेट वारी सिस्टम या महलवारी सिस्टम लगाया गया, ये सब हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं या तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बनाया गया, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया 1948, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को चेंज करके फिर 56 में लाया गया और किस तरीके की वहां पे इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, क्या इंडस्ट्रीज का काम मैन्युफैक्चरिंग करना था या तो सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ब्रिटिशर्स तक के पहुंचाना था, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है फॉरेन ट्रेड। हमारे देश में तो सामान का लेन देन चल रहा था, बट ब्रिटिशर्स ने कंडीशन डाली थी कि आप कुछ भी बनाओ 50% ट्रेड जो है आपको इंडिया को हमेशा ब्रिटेन के साथ करना है, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आप कर सकते हो, चाहो तो पर्शिया के साथ कर लो, चाहो तो सेलोन के साथ कर लो, चाहे तो चाइना के साथ कर लो और जिसके साथ भी करना है, बट 50% का ट्रेड हमेशा किसके साथ करना है, ब्रिटिशर्स के साथ करना है। पॉलिसीज स्ट्रिक्ट, कोटा यहां पे फिक्स कर दिया, टैरिफ बढ़ाते चले गए। तो ये सब चीजें किसमें होती है, हमारी फॉरेन ट्रेड में होती है। फिर हम लोग अपने देश की कंडीशन की बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, क्या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था, क्या मैटरनल मोर्टालिटी रेट था, क्या यहां पे लिटरेसी थी या नहीं थी, या ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि हम लोग यहां पे लिटरेट हो जाए। तो ये सब हम लोग बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन में। फिर हम लोग बात करेंगे यहां पे इंडिया में उस समय लोग काम क्या करते थे, क्या वो प्राइमरी सेक्टर में टोटली इन्वॉल्व थे, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व थे, या तो वो कहीं ना कहीं यहां पे सिर्फ टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो हमें ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करनी है। हमारी कंट्री 3 प्रेसिडेंसीज में किस तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अच्छा लग रहा था कि इंडिया पूरा 3 भागों में बटा और वो चाहते ही थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑप्ट करवाना। तो यहां पे लोगों को
ऑक्यूपेशन अलग अलग तरीके से बटा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, जो भी ले लो आप, जिससे भी हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, कनेक्टिविटी मिल सकती है, उन सारी बेसिक चीजों को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहीं ना कहीं बताता है कि देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक बोन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। फिर हम लोग बात करेंगे कि इंग्लैंड से जो ब्रिटेन है वहां से सामान लाना पड़ता था, तो वो आता था साउथ अफ्रीका के नीचे से, जिसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इस तरीके से इंडिया आने में उसको लगभग 7,500 किलोमीटर लग जाते थे आने में। तो यहाँ पे हुआ क्या, इजिप्ट के पास एक आर्टिफिशियल कैनाल है जिसका नाम है सुएज कैनाल। 1869 में इसका नेशनलाइजेशन होता है और यहां से यूरोप से होने वाला ट्रेड बढ़ जाता है, जिसके कारण इंडिया पे और अच्छे से ये डोमिनेट कर पाते हैं। तो ये सुएज कैनाल की हम लोगों ने कहानी समझी यहाँ पे। फिर हम लोग बात करेंगे पूरे चैप्टर में हम लोगों ने सीखा क्या, उसको हम लोग यहाँ पे पूरा डिफाइन करने वाले हैं कंक्लूजन में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक जो है हमारा क्या है भाई, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन आज हमारा टॉपिक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी चैप्टर में एंट्री करते हैं या हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो उसके बारे में पता करते हैं, उसी तरीके से इस चैप्टर की भी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ कहा जा रहा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अब हमारा देश आजाद हो चुका, मगर देश आजाद होने के पहले डेट क्या है भाई, 15 अगस्त 1947। उसके पहले हमारे देश की क्या कंडीशन थी, किस तरीके से यहां फॉरेनर जो है वो आए और क्या टाइमलाइन था उनके आने का, और कौन कब कब आया और किसने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा शासन किया, जिसने हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल यूज करा। आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले हमारे इंडिया में विजिट करने वाला बंदा जो है उसका नाम है यहाँ पे भाई 1498 में ये बंदा आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। इसके बाद 1600 में अकबर के कोर्ट में एक बंदा आता है जिसका नाम है सर टॉमस रो। ये ट्रेड राइट की परमिशन लेने आता है, बट यहां अकबर जो है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है, मैं वो मना कर देता है कि भाई मैं आपको ट्रेड राइट की परमिशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ट्रेड राइट की जो परमिशन मांगी गई थी वो यहां पे फोर्ट्स बनाने के लिए मांगी गई थी। मतलब कि जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पे हम लोगों को फोर्ट्स बनाने की परमिशन मिले, ताकि हम लोग यूरोप से आके यहाँ पे फोर्ट्स में रुके और अपने सामान को रख के और इंडिया में और इंडिया के आगे जो कंट्रीज है वहां तक के हम लोग इसको बेच सके। इस सिस्टम को हम लोग एंट्री पोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहां पे जब सिराजुद्दौला की हम लोग आगे बात करने वाले हैं, तो यहां पे सर टॉमस रो की कहानी आती है। और यहां पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि 1757 में जो मैंने अभी नाम लिया, सिराज उद दौला, ये बंदा था जो ब्रिटिशर्स के 100% अगेंस्ट में चला गया था और इसने बोला कि कुछ भी हो जाए आपको टैक्स तो यहां पे देना पड़ेगा। बट यहां पे ये टैक्स देना पड़ेगा, उसके पहले हम लोग बात करते हैं यहां पे कि परमिशन कब मिली इनको। तो 1605 में जहांगीर के टाइम पीरियड में इनको ट्रेड राइट की परमिशन मिल जाती है और ये यहां पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अप टू सो ऑन ये ट्रेड यहां पे चलता रहता है। अप टू हम लोग अगर बात करें यहां पे 1707 औरंगजेब तक के, और लास्ट पावरफुल किंग जो था मुगल एम्पायर का वो था यहाँ पे औरंगजेब। उसके बाद भी बहुत सारे किंग्स तो आए मगर वो पावरफुल किंग नहीं थे। और यहाँ पे सबसे आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि 1857 में लास्ट जो मुगल किंग था उसका नाम तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर। ओके चलिए, अब हम लोग यहां बात कर रहे हैं 1757। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आपसे कि भाई 1757 में क्या इवेंट हुआ था। तो ये इवेंट था भैया बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी के पीछे रीजन क्या था ये हम लोगों को पता करना है कि इसके पहले जो वहां पे नवाब हुआ करते थे, जो पहले नवाब थे वो थे मुर्शीद कुली खां। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे। तो दूसरे आए अलीवर्दी खां, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिराजुद्दौला की थी कि अगर मेरे एरिया में आप लोगों को यहां पे ट्रेड करना है तो आप लोगों को टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो जब इसने यहां पे धमकी दी तो 23 जून 1756 को यहां पे एक केस होता है जिसको कहा जाता है ब्लैक होल केस। ये ब्लैक होल केस में जो फोर्ट विलियम था उस पर अटैक किया गया और यहां लगभग कहा जाता है 146 जो ब्रिटिशर्स थे, अप्रोक्सीमेटली 146 ब्रिटिशर्स जो है वो डाइड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सफोकेशन। इसका बदला लेने के लिए 1 साल बाद यहां पे एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला से लड़ाई करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अब यहां पे ये सिराजुद्दौला को हराना इतना आसान नहीं था, बट इसका जो कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है और ये दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर आप हमें सिराजुद्दौला को हराने में मदद करेंगे तो हम आपको यहां का नवाब बना देंगे। तो इस तरीके से 1757 में यहां पे देखा गया कि पूरी कंट्री में एक ही बंदा था जो अगेंस्ट में था ब्रिटिशर्स के, बाकी पूरी कंट्री जो थी ब्रिटिशर्स के फेवर में जा चुकी थी। अब इन लोगों ने जैसे ही इस बंदे को हराया, किसको हरा दिया भाई यहां पे, तो सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। उसके बाद एक और बैटल होती है यहां पे 1764 में जो थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग आते हैं, एक तो आता है मीर कासिम, फिर आता है शाह आलम सेकंड और आता है सुजात उद दौला। ये तीनों भी हार जाते हैं ब्रिटिशर से और इस बैटल ऑफ बक्सर में हारने के बाद पूरी तरीके से डोमिनेंस ब्रिटिशर्स का हो जाता है। और यहां 1765 में ब्रिटिशर्स एक सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट सेटलमेंट। इसको हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, मतलब जो भी पीजेंट्स है वो अपनी ही जगह पे यहां पे रहेंगे, दूसरी जगह ये मूव ऑन नहीं कर सकते। इस तरीके से ये पूरा हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन है कि 1947 के पहले किस तरीके से ट्रेड राइट की परमिशन मिलती है, सबसे पहले इंडिया की खोज कौन करता है और यहां पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कौन बंदा जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहां पे कलेक्ट करी है। तो होप सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम तक के काम आने वाला, क्लास 12th में इस तरीके से डेटा पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। भाई क्या है इंट्रोडक्शन हमारे इस चैप्टर का, तो कहा जाता है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी अबाउट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको पता है कि किसी भी कंट्री का हमेशा कोई ना कोई अच्छा बेटर पास्ट होता है और हम लोग इंडिया के अब प्रेजेंट की बात करें और फ्यूचर की बात करें जो कि बहुत ही शानदार फ्यूचर होने वाला हमारा। क्यों? क्योंकि पास्ट से हम लोगों ने बहुत सारी जो गलतियां हुई थी उससे सीख ले ली और प्रेजेंट को अच्छा बना लिया ताकि हमारा फ्यूचर जो है बहुत शानदार बन सके। ओके, देयर रूट्स स्टेप इन द हिस्ट्री बाय ब्रिटिश रूल फॉर अबाउट 200 ईयर्स। कहा जाता है कि लगभग 200 साल तक के ब्रिटिशर्स ने हम लोगों पे राज किया। बिल्कुल सही बात है, लगभग देखा जाए तो 1757, 1857 और यहां पे लगभग 1947, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 200 ईयर्स का कैलकुलेशन आता है कि उस समय हम लोग यहां पे कॉलोनी बन के रहते हैं ब्रिटिशर्स के अंदर। ओके, एंड फाइनली अब यहां पे वो लोग जब आए तो उन लोगों ने एक पॉलिसी बहुत अच्छी यूज करी जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड करो और रूल करो। इसका मतलब क्या होता है भाई, हमारे ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना और फिर हम पे ही रूल करना, यह कहलाता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें यहां पे तो फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 15 अगस्त 1947 में और हम लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते हैं और हमारी कंट्री जो है, अब हमारी कंट्री जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी वो हम लोगों के फायदे के होंगे। अभी तक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे सारे उनके फायदे के थे, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को एक तरीके से डिपेंडेंट बना दिया था उन पर। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं इंडिया बिकम रॉ मटेरियल सप्लायर। उनका मेन इंटेंशन ये था कि हम लोग कभी भी फिनिश
फिनिश प्रोडक्ट के लिए हम लोग ज्यादा काम ना करें, या हम लोग क्या ना कर सके, फिनिश प्रोडक्ट बना के दूसरी कंट्री को ना बेच सके, तो हम लोगों को एक फीडर इकोनॉमी बना दिया जहां हम लोग एक रॉ मटेरियल सप्लायर या रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बच गए। आगे हम लोग ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात करेंगे सप्लायर फॉर द ग्रेट ब्रिटेन एंड इंडिया बिकम्स अ फीडर इकोनॉमी। इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है क्या बन गई भाई, फीडर इकोनॉमी बन गई ऑफ ब्रिटेन, एक्सपांडिंग ऑन रैपिडली मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। और उन लोगों ने अपना क्या कर लिया, मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस बना लिया, ताकि यहां से जो रॉ मटेरियल जाए उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे और वापस इंडिया में लाके क्या कर दे, डंप कर दे, ताकि हमारे पास कोई और ऑप्शन यहां ना रहे। एंड इंडिया टेक्स 65 इयर्स टू अटेन इकोनॉमी, और लगभग हमारे आजादी के बाद भी लगभग 65 इयर्स लग गया हमें उस पाथ पे आने पे, या हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने में। टू अटेन इकोनॉमी ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज लेड डाउन फॉट इन 23 जून 1757, जिस दिन हमारे यहाँ बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, क्योंकि आखिरी ही वो ऐसा किंग बचा था, नवाब बचा था, जो कि अगेंस्ट में था किसके, ब्रिटिशर्स के। उनका नाम था सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस द फ्रेंच अलाइज, और इन दोनों के बीच की लड़ाई होती है और इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक कमांडर इन चीफ जिसका नाम था मीर जाफर, वो जाके मिल जाता है किसे, रॉबर्ट क्लाइव से। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 इन विच सिराजुद्दौला लॉस्ट वॉर बाय ब्रिटिशर्स, इंडिया गॉट अ क्रिपल्ड इकोनॉमी। बट इंडिया को मिला क्या इसके बदले में, क्रिपल्ड इकोनॉमी मिली, कुछ अच्छा नहीं मिला। हमारी जो इकोनॉमी थी वो रेंगती हुई थी। कहने का मतलब यह है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन पे भी नहीं थी और यहां पे उसको कवर करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम था। इंडिया में कंटिन्यूअसली दूसरी कंट्री के लोग आते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड। इसमें सबसे पहले आए हमारे यहाँ पोर्चुगीज, उसके बाद आए डच जो कि आज नीदरलैंड में रह रहे, उसके बाद आए ब्रिटिशर्स, उसके बाद आए डेन्स, डेनिश कॉलोनी ऑफ द डेनमार्क, नॉर्वे, और हमारे यहाँ आते हैं फ्रेंच। अगर सीक्वेंस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे आता है पोर्चुगीज, उसके बाद आते हैं यहाँ पे डच, उसके बाद आते हैं फ्रेंच, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स। तो इस सीक्वेंस में यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों ने ट्रेड करा, एक्सपांशन करा, और यहाँ हमारी इकोनॉमी को हमेशा हर्ट करके यहां से चले गए। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कॉलोनी क्या होता है। कॉलोनी का मतलब होता है एक कंट्री जो दूसरी कंट्री पे रूल करेगी। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन अगर इंडिया पे रूल करता है तो इंडिया बिकेम द कॉलोनी एंड द ब्रिटेन बिकम द रूलर्स। तो इस तरीके से हम लोग कॉलोनी को समझते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन। बट ये जो रिलेशन है कैसे क्रिएट होता है, पॉलिटिक्स से, और दूसरा सोशल रिलेशन सोसाइटी से, बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड अदर इट्स कॉलोनी। एक रूलर होगा और दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे कॉलोनी हो जाएगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आज हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों था भाई अंडर द कॉलोनियल रूल, इसको हम लोग समझेंगे। तो हमारे पास जो भी कमाई के साधन थे, जो भी सोर्सेस थे, उन सब को यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यूअसली हैम्पर्ड करा, ब्रेक करा, तोड़ दिया गया। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी इंडिया उस समय जो सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, उसको यहाँ पे अब सोने की चिड़िया तो नहीं, बस चिड़िया बच गई, सोना पूरा ब्रिटेन यहां से चला गया। तो आइए हम लोग समझते हैं यहां पे टॉपिक में कि क्या हुआ ऐसा जिसके कारण हमारी कंट्री जो रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी वर्ल्ड में, वो आज हमारे यहां खत्म हो चुकी है कंट्री। ऐसा क्यों हुआ? बट अब हम लोग बात करें तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे करके बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लगभग बात करें हम लोग तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है और 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। पीपीपी में मॉडल पे बात करें हम लोग तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आज हमारी, मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग ओवरकम यहां पे कर रहे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी लगभग 1st सेंचुरी में देखा जाए तो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, मतलब कि हमारे पास सब कुछ था, हमें किसी से भी कुछ लेने की जरूरत नहीं थी। लगे तो हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करते थे गुड्स और सर्विसेज को। बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, और हम लोगों ने देखा ब्रिटिशर्स लगभग हमारे यहाँ आते हैं 17th सेंचुरी में। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और हमारी जो बेसिकली जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, और हमारे यहाँ लगभग 80 to 85% लोग जो थे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही क्या करते थे, इनकम जनरेट करते थे। और दूसरा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी होती थी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिलता था उसको हम लोग फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के थ्रू। बट यहाँ पे मैकेनाइज्ड सिस्टम ना होने के कारण, मशीन्स ना होने के कारण हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी बहुत अच्छी थी। इसीलिए हमारा फाइन आर्ट जो है बहुत अच्छा है, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है बहुत शानदार तरीके से काम करती थी। इसी के कारण पूरे वर्ल्ड में इंडिया की चीजों की डिमांड
कंटिन्यूअसली बढ़ती चली गई। इंडिया इज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन। कॉटन से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते थे उसके लिए हम लोग वेल नोन थे। और कॉटन जो है हमारे यहाँ इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में होता है, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सिल्क के बहुत सारे हमारे यहाँ जो क्लोथ्स बनाए जाते थे वो बहुत डिमांड में थे। मेटल से जो वर्क किए जाते थे वो बहुत ज्यादा डिमांड में थे। प्रेशियस स्टोन्स का यूज किया जाता था। वर्क रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कॉलोनियल गवर्नमेंट कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर होम कंट्री ब्रिटेन। अब उनको कहीं ना कहीं डर लगने लगा, अगर मान लेते हैं इंडिया इस तरीके से काम करते रहा, उसके पास पैसा रहेगा तो इसके पास सोचने की ताकत आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमें भगा देगी। तो इसीलिए उन लोगों ने डर के कारण हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो पूरा का पूरा हैम्पर्ड कर दिया, ब्रेक कर दिया और हमें बना दिया रॉ मटेरियल का सप्लायर और बोला कि बस आप लोग सप्लाई करिए, हम लोग आपको फिनिश प्रोडक्ट बना के देंगे। और ये तो सही हुआ कि उन लोगों ने ये कर दिया कि भाई मशीन से बना के गुड्स दिए यहाँ पे, सस्ते गुड्स दिए यहाँ पे, बट उसके कारण हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो टोटली यहां पे बंद हो गई। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उस पे कंटिन्यूअसली हिट करा गया थ्रू द ब्रिटिशर्स। आगे हम लोग बात करते हैं एंड ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अभी तक के हमारी कंट्री जो थी सप्लायर थी फिनिश गुड्स की, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया, बना दिया गया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। और वहां पे पूरे गुड्स बना के और यहां पे इंडिया में लाके वो क्या कर देते थे, डंपिंग कर देते, जिसके कारण यहां पे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया कि अंडर द ब्रिटिशर्स फिर हम लोगों को जाके काम करना पड़ा। दूसरा, अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, बट धीरे धीरे करके फेमाइन, ड्रॉट, जो भी नेचुरल कैलामिटीज आते गई उसमें हम लोगों को ओवरकम करने के लिए पैसा नहीं मिला ब्रिटिशर्स के थ्रू। इसके कारण हम लोग जो है ब्रिटिशर्स पे क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी काम के लिए या पैसे के लिए। हम लोग बात करते हैं हमारी कंट्री की उस समय क्या कंडीशन थी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की। तो नेशनल इनकम कंट्री की वो इनकम होती है जो साल भर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, या तो हम लोग करें मतलब रेसिडेंट ऑफ द कंट्री करें, या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आ रहे हैं वो करे एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उससे जो इनकम होती है उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करेंगे तो पर कैपिटा इनकम की बात करी गई। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन किसने सबसे पहले किया गया, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यील्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इनकंसिस्टेंट। अब नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन था वो भी हमेशा इनकंसिस्टेंट था, दूसरा पर कैपिटा इनकम भी इनकंसिस्टेंट था। तो पहली बार VKR राव का जो डेटा था उन्होंने जो कैलकुलेशन किया उसको यहां पे सिग्निफिकेंट डेटा माना गया, जिसमें हमारी कंट्री की ग्रोथ बताई गई कि हमारा जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का मतलब ये हो गया यहां पे 1901 से लेके 1950 तक के फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी हो गया। इसमें बोलता है कि लेस देन 2% हमारे यहां पे नेशनल इनकम की ग्रोथ थी और हाफ ग्रोथ थी इन पर कैपिटा इनकम आउटपुट पर ईयर, मतलब पर कैपिटा इनकम जो है लगभग आधा ही बढ़ रहा था। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि नेशनल इनकम तो हर साल देखा जाए तो सिर्फ 2% से भी कम बढ़ रही थी यहाँ पे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो उसका सोल्यूशन तो हमें चाहिए। तो सोल्यूशन ये रहेगा कि भैया अब हम लोग क्या करें, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाए। तो उस समय जो कैपिटल थी जो थी बंगाल, उसमें क्या स्थिति थी, किस तरीके से काम हो रहा था, ये यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ओपन करके बैठे थे उसकी कंडीशन क्या थी, तो ये सब हम लोग बात करने वाले हैं आज के टॉपिक नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3 में। चलिए हम लोग ध्यान से समझेंगे इसको। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, टेक्सटाइल का मतलब होता है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, तो मुस्लिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ओरिजिन इन बंगाल। मुस्लिन जो है कॉटन टेक्सटाइल का टाइप था, एक रॉ मटेरियल था जिससे कि यहां पे फिनिश प्रोडक्ट यहां पे बनाए जाते थे अराउंड द ढाका। अब ये ढाका क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे एक कहानी हम लोग बात करें तो बंगाल पहले एक था, 1905 में इसका पार्टीशन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द वेस्ट बंगाल इज डोमिनेटेड बाय द हिंदू कम्युनिटी। बट उसके पहले ये एक हुआ करता था, इसलिए यहां कहा गया इसको ढाका के अराउंड कॉटन टेक्सटाइल धीरे धीरे करके
एस्टैब्लिश हुई और रॉ मटेरियल जो था उसका नाम था यहाँ पे मसलिन। डक्काई मसलिन भी कहा जाता था, क्यों? क्योंकि ये ढाका में मिलता था, इसीलिए फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन माना जाता था। पूरे वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट जो कॉटन है वो इंडिया का माना जाता था। ट्रैवलर्स कॉल्ड एज मलमल शाही एंड मलमल खास। जो भी ट्रैवलर इंडिया में आता था बाहर से, वो इसको एक अलग सा नाम देता था, इसको बोलता था मलमल शाही और मलमल खास। ये आप बात थोड़ी सी हैरानी वाली है, बट आप अगर मान लेते पूरी एक, अगर कोई चादर है पूरी के पूरी एक बेडशीट है, उसको फोल्ड करके पॉकेट में रख सकते हैं, इतनी फाइन क्वालिटी का यहाँ पे इंडियन कॉटन हुआ करता था। वो एग्रीकल्चर के थ्रू आता है, इसके अलावा कोई पैसा नहीं आता। आज भी हम लोग देखें तो 70 to 75% जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रेरियन इनकम है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर की इनकम है। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या स्थिति थी, बाहर के लोग आके इंडिया के एग्रीकल्चर की कैसे तारीफ करते थे, ये हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया हम लोग बात करेंगे। द फ्रेंच ट्रेवलर नोन एज बर्नियर, दो फ्रांस का एक ट्रेवलर इंडिया में आता है, बर्नियर। कब आता है ये? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब लगभग यहाँ पे हो गया 1601 से लेके 1699 के बीच में ये इंडिया आता है। ये क्या कहता है? बंगाल इज रिचर देन द इजिप्ट। बोल रहा है कि बंगाल जो है एग्रीकल्चर के मामले में इजिप्ट से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा शानदार है। एक्सपोर्ट इन एबंडेंस, अब हमारे यहाँ अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था तो एक्सपोर्ट भरपूर होता था, जिसमें हम लोग क्या क्या कमोडिटीज को दूसरी कंट्री को देते थे। पहला हम लोग देते थे भाई कॉटन, जो कि हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में होता था। सिल्क अच्छा खासा प्रोड्यूस होता था, वो भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, जो साउथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा होता है। राइस हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता था, तो हम लोग यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करते थे। बटर की हम लोग बात करें तो बटर हमारे यहाँ अच्छा खासा बनता था, तो वो हम लोग क्या कर सकते थे? दूसरों को एक्सपोर्ट कर सकते थे। फॉर ओन कंजप्शन, ये हम लोग सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ कंजप्शन में भी रखते थे और सरप्लस होने पे इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे। और हमारे यहाँ जो खुद के लिए लगाया जाता था वो था यहाँ पे व्हीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारे खुद के कंजप्शन में वहां पे यूज होती थी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एनिमल्स की, किनका डोमेस्टिकेशन किया जाता था, तो फाउल, डक और गीज का यहाँ पे डोमेस्टिकेशन किया जाता था उस समय पे। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम चलता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यहां तक कि हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन, कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी क्या स्थिति थी, और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमेशा हमारे लिए बैकबोन की तरह रहा है। तो बट ब्रिटिशर्स के आने के टाइम पे आने के कारण क्या क्या परेशानियां हुई वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हैम्पर्ड करके गए हमारे तीनों सेक्टर को। हम लोग बात करें यहाँ प्राइमरी सेक्टर की, हम लोग बात करें यहाँ सेकेंडरी सेक्टर की, या हम लोग बात करें यहाँ पे टर्शरी सेक्टर के, तीनों सेक्टर को यहाँ पे हैम्पर्ड करके गए। चलिए हम लोग समझते हैं उस समय हमारी कंडीशन क्या थी। इंडियन एग्रीकल्चर एग्रेरियन, मेनली अगर देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एबंडेंस में होता था। 85% लाइव्ड इन विलेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइवलीहुड ऑन एग्रीकल्चर। 85% पीपल रिसाइड्स इन द रूरल एरियाज, मतलब वो शहरों में ना रह के गांव में रहते थे, क्योंकि शहरों में तो ब्रिटिशर्स रहते थे, और वहां का उनका जो लाइवलीहुड था, मतलब उनकी जो दिनचर्या थी उसमें एग्रीकल्चर ही था। सब कुछ, कमाई का साधन भी, रहने का साधन भी, और सब कुछ जो था उनके लिए एग्रीकल्चर था। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो ड्यू टू एक्सपांशन इन एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। धीरे धीरे करके एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाया गया, बट फर्टाइल लैंड ना होने के कारण, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ सॉइल ना होने के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो कल्टीवेशन है वो तो बढ़ा, बट यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई ड्यू टू लैंड सेटलमेंट। अब वहां पे एक सिस्टम स्टार्ट हो गया लैंड सेटलमेंट, जिसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो जिस जगह रह रहा है वो उसी जगह पे काम करेगा और उससे वहां से टैक्स वसूला जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर जिस साल एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फिर आउटपुट नहीं आएगा, फिर तो उनकी जमीनें जो है किसके हाथ में आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पे वो आ जाएंगे ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ये कहीं ना कहीं जो जमींदारी सिस्टम था, ये पीजेंट्स के जो अधिकार थे, जो उनके पास सब पैसा था, वो सब लेके चला गया यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, ये सबसे पहले कहां पे स्टार्ट हुआ भाई? इन बंगाल प्रेसिडेंसी इन ईस्टर्न स्टेट्स, बट कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज नॉट इंप्रूव्ड। भाई ये इंप्लीमेंट तो कर दिया जमींदारी सिस्टम, बट प्रॉब्लम ये थी कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। मतलब
प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा तो टैक्स कैसे देंगे भाई जमींदारों को। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, कलेक्ट ओनली रेंट क्रिएट इमेंस माइजरी। अब कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे थे, रेंट मांग रहे थे। रेंट मांगने के लिए यहाँ प्रोडक्शन तो होना चाहिए, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो आप रेंट कैसे दोगे भाई। तो इनने कहा ठीक है भैया हमारी जमीनें ले लीजिए, हमारे पास पैसा तो है नहीं। एंड सोशल टेंशन, रेवेन्यू सेटलमेंट एंड जमींदार लूज देयर राइट्स। कहीं ना कहीं जो जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास अच्छी खासी लैंड हुआ करती थी, रेंट के कारण, ये जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम होने के कारण ये सारा जो लैंड था वो किसके पास ट्रांसफर हो जाता है, ब्रिटिशर्स के पास ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ के जो पीजेंट्स है वो यहाँ पे सर्वाइवल के लिए भी तरस जाते हैं। ये कंडीशन हो गई थी हमारे वहां पे किसानों की। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, द फार्मर स्लैश पीजेंट यूज्ड टू यील्ड कैश क्रॉप, और उन पे फोर्स किया गया कि आप कैश क्रॉप को ही सबसे ज्यादा लगाए। अब यहाँ पे कैश क्रॉप का मतलब वो क्रॉप जिसको लगा के बेचा जाता है, फूड क्रॉप का मतलब वो क्रॉप जो हमारे खुद के यूज के लिए बनाया जाता है या इंटेक करने के लिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फूड क्रॉप। तो यहाँ पे जो कैश क्रॉप है वो यहाँ पे फोकस किया गया कि आपको उसी का एग्रीकल्चर यहाँ पे करना है। ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूज फॉर फूड क्रॉप इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश क्रॉप, कहा गया कि कैश क्रॉप को ज्यादा फोकस करके लगाना है और फूड क्रॉप को कम लगाना है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कैश क्रॉप में लगाने को बोला गया कॉटन, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगाने का बोला, बंगाल में बोला गया जूट लगाने का, और सेंट्रल इंडिया में लगाने को बोला इंडिगो, और बाकी जगह लगाने को बोला सिल्क, जिससे ये रॉ मटेरियल एक्सेस इसमें निकाल सके और यहाँ पे ब्रिटेन ये सारा का सारा रॉ मटेरियल जा सके, और इंडिया में फूड क्रॉप जो है वो कम से कम लगाया जाए। हमारे यहाँ के किसानों ने भी सोचा कि भाई क्यों ना इससे हम लोग पैसा कमाएं और हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट कमर्शियल क्रॉप लगाने के कारण, कैश क्रॉप लगाने के कारण कंटिन्यूअसली जो लैंड है वो बैरन में कन्वर्ट होते चले गई और पीजेंट्स के पास कुछ भी नहीं बचा, पैसा भी नहीं बचा, और जमीनें भी जो होती अच्छी क्वालिटी की वो इंफीरियर क्वालिटी की हो जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग। अब यहाँ पे कहा गया कि जो एग्रीकल्चर था उसको पैसा लगता है, मतलब उस जमीन को अच्छा बनाने के लिए पैसा चाहिए, मगर वो पैसा ब्रिटिशर्स देने को तैयार नहीं थे। इंडियन जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, उनके पास तो पैसा ऑलरेडी नहीं था। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल के लिए पैसा नहीं दिया जाता था, मतलब कि सॉइल की इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया गया। अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स एंड स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास जमीनें बहुत कम थी, उनके साथ तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, न इनके पास बहुत अच्छी रिसोर्सेस थी, ना बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि ये क्रॉप का प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सके। नॉर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर, ना उनके पास पैसे की कहीं से जुगाड़ थी कि वो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा कर सके या उसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्रॉपर कर सके। कि ब्रिटिशर्स के ड्यूरेशन के टाइम में, कॉलोनियल रूल के टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, किस तरीके से काम कर रहा था, क्या ये बहुत अच्छा था? क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है हमारे, तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेंगे तो एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल है वो कहां कंज्यूम होगा, तो वो कंज्यूम होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बट ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से काम करी थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, ये हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो उन लोगों ने यहां पे, हमारे यहां पे कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेनिफिट नहीं करवाया, ना कोई यहां पे एस्टैब्लिशमेंट करवाई। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नो साउंड इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया, मतलब बहुत अच्छा कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ कैपिटल गुड्स हम लोगों को दिए थे जिससे हम लोग स्पेयर पार्ट्स को बना ले, बट फिनिश गुड्स ना बना सके। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइंड, और हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, क्योंकि पता था इंडिया के जो भी लोग हैं, इंडिया के जो भी सिटीजन हैं, उनके हाथ में कलाकारी बहुत अच्छी है, वो कोई भी कम्युनिटी के उनको काम बहुत अच्छा सा आता था। ओके, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या करा गया, यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया गया। ब्रिटिशर्स हैव टू फोल्ड अप्रोच, उनकी दो फोल्ड अप्रोच थी, मतलब दो तरीके से उन लोगों ने यहां काम किया। पहला, इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। पहला, इंडिया के पास क्योंकि अच्छा रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, जैसे सिल्क, यहां पे हम लोग बात करें इंडिगो की, और हम लोग बात करें यहां पे जूट की, ये फाइन क्वालिटी इंडिया में अवेलेबल थी, तो हमें बना दिया यहां पे एक एक्सपोर्टर। और दूसरा उनका जो सिस्टम था वो था स्प्रॉलिंग मार्केट फिनिश प्रोडक्ट टू गेट एडवांटेज टू ब्रिटेन। और इन लोगों ने क्या करा कि पूरे गुड्स को लेके चले गए रॉ मटेरियल के फॉर्म में ब्रिटेन, वहां पे इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में पूरा का पूरा डिस्पोज किया, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, और वो फिनिश प्रोडक्ट कहां पे डंपिंग करवाने का काम करा, इंडिया।
हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। इसका इफेक्ट क्या पड़ा हमारे यहाँ, ये जो दो इनके सोच थी उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पड़ा कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो 100% डिक्लाइन हो गई यहाँ पे। और उसका असर जो पड़ा वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। इंडिया ट्रीटेड एज कंज्यूमर मार्केट, इंपोर्ट ऑफ चीफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन इंक्रीज। धीरे धीरे करके वो चीप मतलब बहुत ही खराब क्वालिटी के जो गुड्स थे वो इंडिया में लाके डंप कर रहे थे और बाकी फाइन क्वालिटी जो था वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेच रहे थे। तो हमें तो वैसे भी रफ क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अच्छा प्रोडक्ट मिला था, क्योंकि इंडिया से जो पैसा है वो बहुत कम मिलेगा। इनको ये चीजें यहाँ पे पता थे। इन 1850 मॉडर्न इंडस्ट्री प्रोग्रेस स्पेशली कॉटन, और 1850 में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे पहले फोकस किया गया कॉटन में। मेनली बॉम्बे का जो प्रोविंस था, जो प्रेसिडेंसी थी, वहां पे इन लोगों ने फोकस किया। एंड जूट टेक्सटाइल मिल एंड कॉटन टेक्सटाइल मिल डोमिनेटेड टू इंडिया ऑन वेस्टर्न पार्ट्स लाइक महाराष्ट्र एंड द गुजरात। तो जितना भी कॉटन सेक्टर था वो पूरा का पूरा चला गया हमारे वेस्टर्न पार्ट में। और अगर ईस्टर्न पार्ट में बात करें हम लोग बंगाल में, तो यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन जो था वो होता था और रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होने के कारण जूट की जो टेक्सटाइल थी वो अवेलेबल हो गई थी। कहां पे भाई? बंगाल वाले एरिया में। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 20th सेंचुरी में आते हैं, मतलब यहाँ पे 1901 से लेकर 1999 की बीच की बात हो रही है, यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को यहाँ पे सेटअप किया गया, जिसमें पहली इंडस्ट्री जो थी उसका नाम था टिस्को। क्या नाम था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह एस्टैब्लिश होती है 1907 में। और भी बहुत सारी यहाँ पे सब्सिडरी इंडस्ट्रीज स्टार्ट होती है, जिसमें शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Capital goods industry means industry which are in turn used for producing articles for current consumption। अब यहाँ कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक कहानी हो गई थी यहाँ पे कि ब्रिटेन जो था पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया था यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत ज्यादा इनकी कुछ कहानी नहीं थी, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुआ। तो इस समय हमें प्रोडक्शन का मौका मिला और जैसे ही हमें प्रोडक्शन का मौका मिला तो इतने हैवी प्रोडक्शन हम लोगों ने किए कि जैसे ही 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता उसके बाद ब्रिटिश या ब्रिटेन वाले दोबारा हमारे इंडस्ट्रियल बेस को नहीं छीन पाए और हम लोग यहाँ पे स्ट्रांगली बहुत ज्यादा डोमिनेट कर पाए। किसमें भाई? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। यहाँ पे तो हमें वर्ल्ड वॉर 1 का फायदा तो हुआ, बट एक नुकसान हो गया कि यहाँ पे फोर्स रिक्रूटमेंट करी गई थी हमारे इंडियंस की और हमारे बहुत सारे इंडियंस की डेथ भी हो जाती है इसमें। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज लेस टू जीडीपी। ग्रोथ तो हुई, बट अगर जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह बहुत कम कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे। एरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर लाइक रेलवेज, पावर जनरेशन, अब यहाँ पे रेलवेज लाया गया 1850 में। 1853 से ये ऑपरेशनल हो जाता है। बॉम्बे से थाने पहले ट्रेन चलती है जो कि मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी के लिए रहता है या तो रॉ मटेरियल को यहाँ पे फैक्ट्रीज तक के पहुंचाने के लिए रहता है। इंडियंस के लिए रेलवेज स्टार्ट नहीं करी गई थी। पावर जनरेशन वहां स्टार्ट होता ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए और इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं काम कर पाए। कम्युनिकेशन स्टार्ट किया उन लोगों ने टेलीग्राफ्स के थ्रू। सी पोर्ट इन लोगों ने बनाया ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से किया जाए और बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट बनाए गए जहां से एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान हो जाए। जो कंडीशंस थी, किसकी कंडीशन भाई? इंडस्ट्रीज की तो बात कर ली, एग्रीकल्चर की बात भी कर ली। अब हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे क्या कॉन्टैक्ट है, क्या हम लोग उनसे एक्सपोर्ट में डील करते थे, क्या हम लोग उनसे इंपोर्ट में डील करते थे। तो आज का टॉपिक बहुत ही जानदार और शानदार है जो कि है भाई आपका फॉरेन ट्रेड। चलिए आइए, हमारे पास समय बहुत कम है और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक से। ओके, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, मतलब आप पे किसी भी चीज के लिए यहाँ पे पॉलिसीज बनाई गई है और वो भी रेस्ट्रिक्टिव है कि मतलब आपको यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा तभी आप काम कर सकते हो। विदाउट परमिशन ना आप प्रोडक्ट बना सकते हो ना किसी को बेच सकते हो। इसको कहा जाता है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, आपको ट्रेड क्या करना है, आपके टैरिफ्स मतलब चार्जेस कितने होंगे, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? तो कॉलोनियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जो की बात कर रही है यहाँ पे एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल अगर आप हैं तो क्या क्या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से? सिल्क, कॉटन, वूल, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। और इंपोर्ट का कर सकते थे आप? इंपोर्ट ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन का जो भी प्रोडक्ट बनेगा, सिल्क का जो प्रोडक्ट बनेगा, वुलन क्लोथ जो भी बनेंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते थे।
इसके अलावा यहाँ कैपिटल गुड्स जैसे कि लाइट मशीनरी जो कि जनरली स्पेयर पार्ट्स बनाने के काम में आती है, प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। कहां पे बनती थी भाई? यहाँ पे जो ब्रिटेन था वहां पे लाइट मशीनरी बनती थी, वो इंडिया में लाके वो दे देते थे और इससे आप स्पेयर पार्ट्स बना सकते थे। बट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी मशीनरी हमें नहीं दी गई। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आप जो भी सामान बनाए फिनिश प्रोडक्ट में वो 50% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ किसको देना है? ब्रिटेन को। अदरवाइज आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, आप पे हैवी चार्जेस, फाइन्स, पेनाल्टीज लगा दी जाएगी। ये कहानी करके रखी थी ब्रिटिशर्स ने। मतलब हमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी होता था। अदर कंट्रीज लाइक चाइना, सेलोन मींस श्रीलंका, जो उनका पुराना सिलोन जो है पुराना नाम था, श्रीलंका आज का नाम है, पर्शिया मतलब ईरान, एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन इंडिया। बट हम लोगों के पास अगर एक्सपोर्ट करने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन भी हो जाए तो भी हम लोग उनको ज्यादा नहीं दे सकते थे दूसरी कंट्री को। 50% तो हमें ब्रिटेन को देना है और जो बचा कुचा है वो दूसरी कंट्री को दे सकते थे यहाँ पे। बट इन रिटर्न ना तो हमें गोल्ड मिलेगा ना तो सिल्वर मिलेगा। 1765 जब हमारे यहाँ परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके पहले ब्रिटिशर्स ने जितना भी हमसे सामान लिया उसके बदले में वो गोल्ड या सिल्वर देते थे। बट 1765 के बाद जैसे ही जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट यहाँ एस्टैब्लिश हुआ, वैसे ही हम लोगों से ही टैक्स लिया गया और हमारे ही लोगों को वही पैसा रिटर्न कर दिया गया। मतलब ब्रिटेन से इंडिया पैसा आना बंद हो गया यहाँ पे। तो ये सारी कंडीशंस कर रखी थी फॉरेन ट्रेड में ब्रिटिशर्स ने। अब हम लोग बात करें यहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस जो होता था वो हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन का होता था। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी 85% से ज्यादा जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। क्लोथ्स अच्छे खासे थे, केरोसिन भी हमारे यहाँ अच्छा खासा होता था, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते थे। द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स ऑल ऑफ विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। और बहुत सारे इनविजिबल आइटम जो हमें दिखते नहीं थे बट उसकी पेमेंट भी हम लोगों को करनी पड़ती थी, इसके कारण हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो ब्रिटेन में चला गया। अब इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बुक्स में हम लोगों को बताया कि उस समय हमारे देश की कंडीशन क्या थी। ये बुक के थ्रू हमें पता चला। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनने बुक लिखी इंडिया डिवाइडेड, कि इंडिया डिवाइड हुआ और इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा। रमेश चंद्र दत्त ने एक बुक लिखी जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, ये सारा इस बुक में बताया गया है। B.H. बैडन पावल ने बताया द लैंड सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, किस तरीके से लैंड सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने करा, क्या थी जमींदारी सिस्टम, क्या था रयतवारी सिस्टम, क्या था यहाँ महलवारी सिस्टम, ये पूरे सिस्टम्स के बारे में बताया है B.H. बैडन पावल ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में या फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसमें हम लोग बात करने वाले लेक्चर नंबर 8 में डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो हम लोग यहां समझेंगे भैया कि ये डेमोग्राफिक कंडीशन होता क्या है, मतलब वहां किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या कंडीशन है लिटरेसी की, क्या कंडीशन है वहां पे हेल्थ की, ये सब कुछ जो है वो डेमोग्राफिक कंडीशन में आता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भैया कॉलोनियल रूल के समय हमारी कंडीशन क्या थी, हम लोग बात करेंगे। ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड ऑफिशियल सेंसस इन 1881। पहली बार ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे सेंसस करवाया जो कि लॉर्ड मायो ने करवाया। हो सकता है उनका मेन इंटेंशन ये रहा हो कि कितने इंडियंस यहाँ रह रहे हैं और कितने ब्रिटिशर्स यहाँ रह रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे सेंसस करवाया गया होगा ताकि इंडियंस को कोई फैसिलिटी ना मिल सके और सारी फैसिलिटीज किसको मिल सके, सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिल सके। तो ये एक ऑफिशियल डेटा है जो याद रखना है कि पहली बार ऑफिशियल सेंसस हमारे यहाँ 1881 में करवाया गया था और लॉर्ड मायो ने इसको करवाया था। बट हमारे यहाँ का इंडिपेंडेंस के बाद का पहला सेंसस होता है 1951 में और हर 10 साल में ये सेंसस होता है। मतलब लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ होगा वो हुआ होगा 1920। कब हुआ होगा भैया? 1921 में एक सेंसस हुआ था जिसमें हम लोग को बात याद रखनी है भाई कि 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और अभी हम लोग अगर बात करें तो आज हम अगर 2023 में है तो हमारा लास्ट सेंसस जो होगा वो होगा 2021 में। नेक्स्ट सेंसस जो होगा वो होगा 2031 में। तो हर डिकेड में ये सेंसस यूज होता है और उसके अलग अलग क्या होती है भैया, बेस हो सकते हैं। अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन बिफोर 1921, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
पॉपुलेशन। 1921 को मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। इसके पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अप्स डाउन होती रहती थी, बट 1921 के बाद ये स्टैग्नेंट हो गई, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं देखा गया। बट यहां पे दो टाइम में चेंज देखा गया, एक तो जब बंगाल में फेमाइन आया तब, और दूसरा जब पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, उस समय थोड़ी सी अनइवननेस आती है पॉपुलेशन में। इसके अलावा फिर कभी भी यहां इंडिया की पॉपुलेशन कम नहीं हुई, कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गई। और आज की अगर करंट स्थिति हम लोग बात करें तो लगभग 142 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। वर्ल्ड में लीडिंग पॉपुलेटेड एरिया जो है वो इंडिया हो चुका है। चलिए यहां तक के बात समझ में आ गई। सेकंड स्टेज जो है आफ्टर 1921 स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग बात करें कि उस समय जब लिटरेसी लेवल की बात हुई तो लिटरेसी लेवल जो था सिर्फ और सिर्फ 16% था, जिसमें फीमेल लिटरेसी जो था वो नील था, 0% यहां पे फीमेल लिटरेसी थी। द ओवरऑल मोर्टालिटी रेट, मृत्यु दर की अगर हम लोग बात करें, वाज वेरी हाई। आईएमआर की हम लोग बात करते हैं अबाउट 218/1000। अब ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता क्या है? इन्फेंट का मतलब वो बच्चा जो लगभग 0 से 1 साल तक के जी पाए, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंट। बट किसी कारण से उसकी डेथ हो जाए 0 से 1 ईयर्स के ही टाइम पीरियड में, तो उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसको मेजर करने के लिए हम लोग पर 1000 का यूज करते हैं। जैसे उस समय जो डेटा था वो था 218/1000, मतलब 1000 अगर बर्थ हुआ है इन्फेंट का तो उसमें से 218 की जो है वो डेथ हो जा रही है। आज जो ये स्थिति है ये बहुत अच्छी हो चुकी है, 40-44, मतलब 1000 अगर बर्थ होती है तो उसमें से 40 to 44 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है अभी भी। मतलब कहीं ना कहीं आज भी हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो बर्थ से लेके डेथ तक के कितने साल इंसान नॉर्मल फेस ऑफ लाइफ में सरवाइव कर पाता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि बहुत कम थी, 44 ईयर्स थी, क्योंकि उस समय पे बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी। और आज की हम लोग बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी होने के कारण ये लगभग पहुंच चुकी है हमारे 68 ईयर्स में। अगर इसमें भी हम लोग बात करें तो मेल जो है वो 66 ईयर सर्वाइव कर पाता है और जो फीमेल है वो 68 ईयर सर्वाइव कर पाती है। मतलब मेल जो है वो कम जी पा रहा है और फीमेल जो है यहाँ पे ज्यादा जी पा रही है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 है और हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो टॉपिक है बहुत शानदार है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमारा ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब हम लोग क्या काम करते थे। हमें ये तो पता है कि सर मैक्सिमम लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। क्या सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, इसके अलावा कोई काम नहीं था? नहीं सर, यहाँ पे और भी थोड़े बहुत काम थे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, टर्शियरी सेक्टर में भी थोड़े बहुत लोग इन्वॉल्व थे। तो ऑक्यूपेशन हमारे तीनों सेक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर वाज 70 to 75%, मतलब एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर्स पे लगभग 70 to 75% लोग जो थे डिपेंडेंट थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें सिर्फ 10% लोग डिपेंडेंट थे और सर्विस सेक्टर की बात करें तो 15 से लेकर 20% लोग जो थे डिपेंडेंट थे। हम लोग बात करते हैं हमारी कंट्री को इन लोगों ने डोमिनेशन के लिए या बोल सकते हैं कंट्रोल के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 पार्ट्स में बांट दिया। पहला बांट दिया यहां पे मैड्रास, दूसरा बांट दिया यहाँ पे बंगाल और ये तीसरा बांट दिया यहाँ पे बॉम्बे। तो हमारी इंडिया को इन लोगों ने 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मैड्रास प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैड्रास प्रेसिडेंसी की, जिसमें एरियाज आते थे साउथ इंडिया के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। फिर हम लोग बात करेंगे बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी की, जहां पे एग्रीकल्चर कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता चला गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में बेनिफिट नहीं है। तो उन लोगों ने फोकस भी किया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे, मतलब कैश क्रॉप के प्रोडक्शन पे मेनली फोकस किया। यहां पे आगे हम लोग बात करते हैं इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन स्टेट्स सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। उस समय हुआ क्या कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे बहुत फोकस नहीं किया गया और यहां पे कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जहां पे मेनली एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। वो था ओडिशा, राजस्थान
और पंजाब। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कि हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब यहां पे एक बात जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहां से कभी जाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने सोचा 200 साल तो गुलाम बना लिया और भी बहुत सालों तक के हमें यहां पे इनको गुलाम बना के रखना है, इसीलिए उन लोगों ने यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया। अब ये क्वेश्चन आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो सारी बेसिक नेसेसिटीज किसी भी कंट्री की जो कि उसको डेवलप्ड नेशन बनने में या उसको स्ट्रांग बनने में हेल्प करती है, उन सब चीजों का हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं। इसमें रोडवेज ले सकते हैं, इसमें रेलवेज ले सकते हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें मेडिकल सिस्टम, इसमें एजुकेशन सिस्टम, सारे सिस्टम जिससे हमारी कंट्री कंटिन्यूअसली एकदम रिच दिखे, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड दिखे, इन सब चीजों को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडर यहाँ पे करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज। अगर रेलवेज की बात करें तो लगभग हमारे 1850s में इंडिया में स्टार्ट हो गई। पोर्ट्स हमारे यहाँ बनाए गए जिससे कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके यहाँ बहुत आसानी से। वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छा किया गया, इनलैंड वाटरवेज भी अच्छा किया गया, जो कि हमारे यहाँ यूपी में अच्छा किया गया, केरला में अच्छा किया गया, मतलब रिवर्स के थ्रू इन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे अच्छा किया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ स्टार्ट किया कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। द रोड्स आर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो रोड्स बनाई गई वो सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई, मतलब उनको जितनी जगह जाना उसके लिए रोड्स अवेलेबल है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए या रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए ये रोड अवेलेबल नहीं है। मतलब बाहर का कोई आएगा उसके लिए भी कोई रोड नहीं है, और इंडिया का कोई आना जाना चाहेगा तो उसके लिए कोई रोड नहीं है। ओनली ब्रिटिशर्स पर्पस मोबिलाइजिंग आर्मी। अगर रोड बनाई गई है तो उसके पीछे मेन रीजन क्या था भाई, मोबिलाइजिंग आर्मी। अगर वहां पे एकदम से जरूरत पड़ती है आर्मी की तो उसके लिए बनाई गई। एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन तक के रॉ मटेरियल पहुंचाना है या लाना है कहीं से तो उसके लिए यहां पे बनाई गई थी क्या भाई, रेलवेज और रोडवेज। आगे हम लोग बात करते हैं एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड। बहुत ज्यादा यहां पे शॉर्टेज थी ऑल वेदर रोड्स की, मतलब कि रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दोनों मिल नहीं सकता था, ये कंडीशन बना के रखी थी इन लोगों ने यहां पे। ओके, आगे बोलता है रीच टू आउट द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में तो आप रूरल एरियाज में जा ही नहीं सकते। पीपल लिविंग बट सफर्ड फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज। लोग रह तो रहे थे मगर कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटीज के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज को उनको फेस करना पड़ रहा था। एंड फेमाइंस। आगे बात करते हैं रेलवे स्टार्टेड इन 1850 टू ब्रेक जोग्राफिकल बैरियर्स। तो यहां पे रेलवे स्टार्ट होती है 1850 में ताकि जोग्राफिकल बैरियर जो है यहां कहीं ना कहीं ब्रेक हो सके। मतलब बंगाल का इंसान गुजरात जा रहा है, गुजरात का इंसान मैड्रास जा रहा है, मैड्रास वाला मान लेते हैं कि ओडिशा आ रहा है, तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल बैरियर जो है कहीं ना कहीं ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ रेलवे। इसके कारण ट्रेड भी कहीं ना कहीं इंडिया का बढ़ता है। ओके, तो 1850 में जब रेलवेज आई तो इससे थोड़ा बहुत फायदा तो हमें होता है। आगे हम लोग बात करते हैं एंड फॉस्टर्ड, और यहां पे कल्चरल बैरियर भी खत्म हुआ कि सोच रहे थे कि कल्चर हमारा कैसे एक्सचेंज होगा, तो विद द हेल्प ऑफ रेलवेज होता है। फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं मोर फोकस किया गया, प्रेशर डाला गया कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाए, मतलब कि मेनली कैश क्रॉप लगाया जाए ना कि यहां पे फूड क्रॉप लगाया जाए। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमी इन इंडिया। कहीं ना कहीं जो विलेज इकोनॉमी थी उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की भी यहां पे कोशिश की गई। आगे द इनलैंड वाटरवेज, मतलब जो रिवर्स के थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो भी बढ़ाया गया, क्योंकि हर चीज आउट ऑफ द कंट्री नहीं हो सकती, मतलब सी पे नहीं हो सकती, इसलिए कंट्री के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसको कहा गया इनलैंड वाटरवेज। एट टाइम्स आल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑन द ओडिशा कोस्ट। अब धीरे धीरे करके ओडिशा कोस्ट पे भी फोकस करना शुरू कर दिया और इनलैंड वाटरवेज को बंद करके, और इन लोगों ने जो पोर्ट एरिया था उसको डेवलप करना यहां शुरू करा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, और कम्युनिकेशन के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को भी स्टार्ट किया गया ताकि ये सारी बातें ब्रिटेन तक के पहुंचाई जा सके कि इंडिया में क्या चल रहा है और पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बन सके। और उसके आने के कारण ब्रिटिशर्स और जो यूरोपियन नेशन है या हम लोग बोल सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और ये जो आर्टिफिशियल वाटरवेज था इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है 1869 में। इसके कारण यहां पे जो यूरोप से आने वाले शिप्स है उनको केप ऑफ गुड होप से नहीं आना पड़ा, और लगभग 7,500 किलोमीटर 7500 किलोमीटर सेव हो गए, और यहां पे ट्रेड जो है बहुत तेजी से यहां पे बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रांग करने
जोड़ने का मेन जो काम करता है वो करता है सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल करता क्या है भैया, दो सी को यहां पे जोड़ने का भी काम करता है। एक तो है मेडिटेरेनियन सी और दूसरा है रेड सी। आइए हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करें क्या था ये सुएज कैनाल। इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवेज। क्या है अपने आप में आर्टिफिशियल वाटरवेज, मतलब मैन मेड वाटरवेज है ये, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। किस तरीके से जाता है भैया, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, ईस्ट वेस्ट नहीं है, एग्जाम में ये याद रखिएगा। अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज इन द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, ये नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट साइड से इट कनेक्ट पोर्ट सईद ऑन द मेडिटेरेनियन सी, और यहां पे जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद, और कौन सी सी में है, वो मेडिटेरेनियन सी में है, विद द गल्फ ऑफ द सुएज। कहां तक के जाता है, गल्फ ऑफ सुएज तक के जाता है, ऑन द आर्म ऑफ रेड सी, मतलब मेडिटेरेनियन सी से ये जाता है रेड सी तक के, और यहां पे पोर्ट सईद से ये आ जाता है कहां पे, गल्फ ऑफ सुएज तक के। सुएज कैनाल बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशिनिया। तो ये अलग अलग बहुत सारी जगह को एक साथ जोड़ने का काम करता है, और देखा जाए तो ये वर्ल्ड में बहुत बिजी अब हो चुका है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने का जो रास्ता है वो आजकल सुएज कैनाल बन चुका है। आगे हम लोग बात करें यहां पे नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। तो ये डेटा याद रखना है कि नेशनलाइजेशन जो है सुएज कैनाल का वो 1869 में करा गया। तो इट्स ऑल अबाउट द सुएज कैनाल एंड द कनेक्टिविटी फ्रॉम द यूरोप टू द इंडिया, जिसका की टॉपिक रख दिया गया है, नामकरण कर दिया गया है भैया कंक्लूजन। तो जितना भी करा इनने आज तक के, उसमें क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था, ये सब हम लोग कंक्लूजन में दोस्तों यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कंक्लूजन में क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा करके गए यहां ब्रिटिशर्स। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। क्या हुआ भैया, हमारी इकोनॉमी किस कंडीशन में थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम थी ओवर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब हर बंदे के पास जो पैसा है वो लगभग 20 साल पहले भी उतना ही था और अभी भी इतना ही है, मतलब पर कैपिटा इनकम जो है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करता है। बट यहां पे सभी की जो इनकम थी वो कैसी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कांस्टेंट थी, क्योंकि हम लोग वहां पे इंडियंस थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स अगर होते तो हमारी इनकम बढ़ती चली जाती। ओके, आगे बात करता है इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा हमारी डिपेंडेंस बना दी गई थी एग्रीकल्चर में। क्यों, क्योंकि यहां पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप कर दिया गया था, कमर्शियल क्रॉप्स को ही उगाना है, कैश क्रॉप को ही उगाना है, ताकि ब्रिटिशर्स को हम लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल दिए, और अगर वो चाहे तो हमसे ज्यादा रॉ मटेरियल लेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि वो फिनिश प्रोडक्ट बना के कुछ इंडिया में डंप करेंगे और कुछ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डंप करेंगे। हमारे यहां जमींदारी सिस्टम लगाया गया लगभग 1765 से, जिसके कारण पीजेंट्स और फार्मर्स की हालत खराब हो गई कि ये पैसा कैसे दे, टैक्स कैसे दे। कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जो बेस था वो पूरा का पूरा हिल जाता है। इसके कारण ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्रॉबैक था कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर को अपग्रेड अपडेट नहीं किया, पुराने ही सिस्टम के हिसाब से हम एग्रीकल्चर यहां करते रहे। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, बहुत ज्यादा यहां पे फेमाइंस आते गई, अकाल पड़ता गया। क्यों, क्योंकि जब भी ड्रॉट आएगा कंटिन्यूअसली 3 साल से ज्यादा तो वो फेमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए ही खाने की और पानी पीने की जरूरत है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और वो लोग आए ही थे इसलिए कि हमारे यहाँ जो सेल्फ डिपेंडेंसी है या सेल्फ रिलायंट जो हम मन के बैठे हुए वो यहाँ पे खत्म किया जा सके। इनएडिकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जितना इंडस्ट्रीज की हमें जरूरत थी उतनी इंडस्ट्रीज यहां एस्टैब्लिश नहीं करी गए। कैपिटल गुड्स दिए तो गए मगर वो लाइट वेट मशीनरी के फॉर्म में दिए गए, जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेयर पार्ट्स को बना सकते थे। यहां पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो क्या करके गए हमारे लिए, तो यहां पे सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट करके गए इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में यहां सेल्फ सफिशिएंसी बना दी गई। बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा कर दिया गया, कोस्टल एरियाज में, रेलवेज में, रोडवेज में, ये सब अच्छा कर दिया गया। बट उसमें भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक थे। अगर हम लोग रोडवेज में बात करें तो हमें ऑल वेदर रोड नहीं दी गई। अगर रेलवेज में बात करते हैं तो उन्हें रेलवेज इसीलिए दी ताकि वो मोबिलाइजिंग कर सके आर्मी को, रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक के पहुंचा सके। और यहां पे चेक ऑन फेमाइंस के लिए उन्हें थोड़े बहुत डांस भी बनाया। यहां पे शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, कहीं ना कहीं हमारे यहां पहले जो सारा का सारा ओरल कम्युनिकेशन होता था, ओरल वर्क होते थे, उस सबको इन लोगों ने क्या कर दिया, परमानेंट फॉर्म में कर दिया, रिटर्न फॉर्म में कर दिया। तो मॉनेटरी सिस्टम कहीं ना कहीं यहां यूज किया गया। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बताया
कि सिस्टम बनता कैसे, सिस्टम को काम कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने हम लोग को दी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ब्रिटिशर्स के आने से सिर्फ हमें नुकसान हुआ, क्योंकि वो तो आए थे परमानेंटली रहने, बट हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उनको भगा दिया यहां से। ओके, तो यहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करके तो गए और हमें एक नई सोच देके गए कि ये भी हो सकता है इंडिया में। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी भी एक डार्क इकोनॉमी होती और हमें आज कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना होती। ठीक है, स्विच करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमारा सफरनामा जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। स्टार्ट करते हैं भाई, यहां पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि रुकावट आ जाना, रुक जाना किसी सिस्टम का। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज, किस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी रुक जाती है। तो हमें यह पता है कि हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ सबसे अच्छा काम होता था, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की फील्ड जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसीलिए अच्छी खासी हमारे यहाँ खेती होती थी। और ब्रिटिशर्स को यह चीज पता था कि इनके यहाँ खेती अच्छी खासी होती है तो ये हमें पैसा भी जनरेट करके देंगे इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेस। तो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग सिस्टम यूज करे और हम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करी। तो ये पूछा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो ग्रो करता था हमेशा, वो अपनी जगह पे रुक क्यों गया, किस कारण से रुक गया? क्या लैंड सेटलमेंट सिस्टम के कारण रुक गया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे 1765 जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर खत्म होती है, ब्रिटिशर्स पूरी की पूरी अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं इंडिया पे और यहां लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आते हैं, जिसमें कि ये जमींदारी सिस्टम, रेडवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम को लेके आते हैं। यहां पे ये सब लैंड सेटलमेंट सिस्टम में ये करते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे यहाँ जो बेसिक इंडस्ट्री थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इनने ये इंडस्ट्रीज को भी क्या कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ताकि हमारी इकोनॉमी एक फीडर इकोनॉमी बन जाए। हम लोग ब्रिटिशर्स को सिर्फ रॉ मटेरियल दिए और वो हम लोगों को क्या करे, फिनिश प्रोडक्ट बना के यहाँ पे दे। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो सही बात है कि हमारे टेक्नोलॉजी की कमी थी, बट ब्रिटिशर्स के आने से भी कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यहाँ पे नहीं हुआ। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब यह होता है कि वो सारे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाए जो कि मेनली किसी चीज के बनाने में काम आते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे काम आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कमर्शियल क्रॉप, मतलब उसको हम लोग कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप हमारे ग्रेन, सीरियल्स ये सब हो जाते हैं, और कमर्शियल और कैश क्रॉप में कॉटन, जूट, सिल्क ये सारी चीजें आ जाती है। इंडिगो को भी हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से एग्रीकल्चर के रुकने का मेन रीजन जो था दोस्तों वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब रेटवारी जमींदारी और महलवारी सिस्टम जो था बेसिक रीजन था यहां पे इसके रुकने का। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर, पहली बार ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट किया गया? 1891, 1921, 1781 या 1881? तो भैया हमें पता है लॉर्ड मायो ने सबसे पहली बार सेंसस जो है 1881 में किया। इसके बाद कुछ ईयर की बात करें हम लोग, जैसे 1921 है, तो 1921 को कहा जाता था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके पहले जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था वो अप डाउन चल रहा था, कभी बर्थ बढ़ जाती थी, कभी डेथ बढ़ जाती थी, कभी डेथ बढ़ जाती थी, बर्थ कम हो जाती थी। बट 1921 के बाद डेथ सीधे सीधे कम होना शुरू हो गई और बर्थ रेट जो है धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, और आज भी ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि भैया जो ऑफिशियल सेंसस है वो कब हुआ था? 1881 में। और एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, किसने करवाया था? तो ये लॉर्ड मायो ने करवाया था यहाँ पे। तो आंसर बिल्कुल सही है, और हर 10 सालों में ऑफिशियल सेंसस आज भी हो रहा है हमारे यहाँ। इसी के तर्ज पे इंडिया में सेंसस जो है वो 1951 से स्टार्ट हुआ। अगर आज 2023 है तो हमारा लास्ट सेंसस जो है वो 2021 का होगा। नेक्स्ट जो सेंसस होने वाला है वो 2031 का होगा। तो हर 10 साल में हमारे यहाँ सेंसस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस की। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब ये होता है जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और हम लोग क्या करें, दूसरों को यहाँ पे गुड्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज, किस तरीके से इसको यूज किया जाता था हम लोग को यहाँ पे ये बताना है। टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब जो ब्रिटेन में ऑफिस बना हुआ है उसके खर्चे निकालने के लिए भी हम लोगों को सामान बेचना होता था, उससे जो पैसा आता था वो ब्रिटिशर्स की जो ऑफिसर्स थे या ऑफिसर्स थे उनके
खर्चे निकालने का उसको इस्तेमाल किया जाता था। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी खर्चा ब्रिटिशर्स का होना चाहिए था वो सारा खर्चा इंडिया का माना गया। जितने भी ये वॉर लड़ेंगे उन सब का खर्चा इंडियंस को बियर करना पड़ेगा। टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम, वो सारी चीजें जो दिखती नहीं है उनको भी अगर इंडिया बुलाया जा रहा है तो उन सबका भी खर्चा क्या होगा, सिर्फ इंडिया का होगा, दूसरी किसी कंट्री का नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज, तो यहां पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस में ये तीनों चीजों को क्या करा गया है दोस्तों, इंक्लूड किया गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। The foundation of British Empire in India was laid by Battle of Plassey 14। जो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पे रूट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करे वो करे बैटल ऑफ प्लासी के बाद। अब ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, तो हुई थी 23 जून 1757 को। बट ये इमीडिएटली डायरेक्टली बैटल हो गई थी, नहीं, इसके पहले एक साल पहले 23 जून 1756 में एक जगह थी जिसका नाम था फोर्ट विलियम, उस पर अटैक किया गया सिराजुद्दौला के द्वारा। क्यों करा भैया उसने अटैक, क्योंकि उसने कहा था कि आप लोगों को यहां पे रहते हुए मुझे टैक्स देना पड़ेगा, अगर टैक्स नहीं देंगे तो मैं आप लोगों को यहां से हटा दूंगा। बट इसी के कारण हो जाती है लड़ाई। बट इसी के जस्ट हम लोग पहले जाते हैं जिसको हम लोग अलीवर्दी खां कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो अलीवर्दी खां ने भी यहां पे कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स इंप्लीमेंट नहीं करा था। बट सिराजुद्दौला जैसे ही आया तो उसने कहा कि बिना टैक्स दिए तो मैं यहां पे आपको ट्रेड नहीं करने दूंगा। इसके कारण ही बैटल होती है एक साल बाद 23 जून 1757 को। दूसरा यहां पे इसके अगेंस्ट में जो लड़ने आता है वो आता है रॉबर्ट क्लाइव। इस तरीके से बंगाल पे पूरा कब्जा हो जाता है पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का। बट यहां पे उस समय नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को। बट मीर जाफर को पपेट नवाब बनाया जाता है, वो हट जाता है। उसके बाद इसका सन इन लॉ आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मीर कासिम। मीर कासिम, सुजादुद्दौला और शाह आलम सेकंड, तीनों से इनकी लड़ाई होती है। वो होती है बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि होती है 1764 में। तो इस तरीके से हमें ईयर्स भी याद करने हैं दोस्तों। 1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून को। 1857 में होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इट इज ऑल्सो नोन एज सिपाही मुटनी, ठीक है ना। तो इतनी बातें हम लोग को याद रखनी है दोस्तों यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 1757 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच इंडस्ट्री रिसीव्ड द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। बहुत सारा नुकसान हुआ भाई, कौन सी इंडस्ट्रीज को हम लोग को बताना है। सीमेंट इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, पेपर इंडस्ट्री को, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। इंडिया में आयरन एंड स्टील आती है कब, 1907 में। किस नाम से आती है भैया, टिस्को नाम से आती है। और ये बाकी इंडस्ट्रीज भी बाद में आती है। बट यहां पूछा जा रहा है कि किस इंडस्ट्रीज का नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स के आने के कारण, तो वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्योंकि हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही बैकबोन बनी हुई थी और सारे वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ से ही प्रोडक्ट ले जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल सबसे फाइन माना जाता है। ओके, तो आंसर हो गया हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया जूट इंडस्ट्री सफर्ड फ्रॉम, ये इंडिया की जो जूट इंडस्ट्री थी जो कि मेनली कहां पे एस्टैब्लिश होगी भाई, बंगाल में एस्टैब्लिश होगी, ठीक है। हेवीली ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, फेमाइन्स, अर्थक्वेक, या नन ऑफ दीज। तो हम लोग को इसमें से बताना भैया आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब इंडिया की जूट इंडस्ट्री जो कि बंगाल में एस्टैब्लिश है और बंगाल ही कैपिटल थी ब्रिटिशर्स की अप टू 1911। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम हुई एक चीज की, लैक ऑफ रॉ मटेरियल की, ठीक है ना। किसकी हुई भाई, लैक ऑफ रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। पार्टीशन के बाद हमारा ये नुकसान हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन द ईयर। हमारे यहाँ रेलवेज आती है 1850 में और ऑपरेशनल होती है, काम करना शुरू करते हैं 1853 से। तब से कंटिन्यूअसली रेलवे एक्सपांड हो रही है हमारे यहाँ। तो बॉम्बे से लेके थाने तक ये सबसे पहले ट्रेन चलती है और इसका 2 काम था यहाँ पे रेलवेज लाने का। एक तो मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी, दूसरा जो भी रॉ मटेरियल थे उसको यहाँ इंडस्ट्रीज तक के पहुंचाने का। सिर्फ 2 काम था रेलवेज को यहाँ पे लाने का। तो ये कौन से ईयर में आई दोस्तों, यहाँ तो ये 1850 में आई है रेलवेज। ओके, चलिए बी आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड, आधे से ज्यादा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किस कंट्री से कर सकते हो आप, वाज रेस्ट्रिक्टेड टू, कौन सी कंट्री से रेस्ट्रिक्टेड है, तो भैया ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका, इसका नाम है सेलोन। तो 50% के बाद अगर कुछ बच गया आपके पास तो आप चाइना को दे सकते हो, कोरिया तो था ही नहीं, कोरिया की कहानी नहीं है, और श्रीलंका को आप यहाँ पे दे सकते हो।
तो 50% से ज्यादा आपको ट्रेड सिर्फ और सिर्फ करना है किससे? ब्रिटेन से। ओके, यूके भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भाई? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लेड टू। अब इससे क्या हुआ? जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई तो क्या हुआ? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, क्योंकि इंडिया में ब्रिटेन गुड्स, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे, जिसको हम लोग फॉरेन गुड्स कहते हैं, कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो जाता है। बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, बोथ ए एंड बी। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स भी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन। जैसे ही पार्टीशन हुआ तो कौन सी इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है? तो आधे से ज्यादा जगह हमारी बांग्लादेश में चले गई आफ्टर 1971। तो इसी के कारण वहां पे जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला रॉ मटेरियल था वो था हमारा जूट, और जूट इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है आफ्टर 1971 पार्टीशन ऑफ जो इंडिया हुआ बांग्लादेश में, उसको हम लोग यहां पे मेनली सफरनामा आज का स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहां पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग, जो कि बेसिकली लाइफलाइन है किसी क्लास 12th वाले, किसी 11th वाले, किसी 10th वाले, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, उन सब के लिए ये लाइफलाइन का काम करती है। तो आप एनसीईआरटी के एक एक वर्ड्स को बाइबल के वर्ड्स मान ले, कुरान के वर्ड्स मान ले, आप गुरुपुरब के वर्ड्स मान ले, या इसको हम लोग गीता के वर्ड्स मान ले, महाभारत के वर्ड्स मान ले, सब के वर्ड्स मान लो आप। तो इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है क्योंकि एनसीईआरटी फिल्टर करके एक एक वर्ड्स को यहां पे जोड़ती है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर उसको आंसर राइटिंग में कैसे कन्वर्ट करना है इसकी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज? अब ये हमें बोल रहा है कि क्या फोकस रहता है इकोनॉमिक पॉलिसीज का। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई क्यों जाती है? मेन रीजन ये है कि कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज को यहां पे बनाया जाता है। परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी इंडिया के लिए, अब वो 200 साल नहीं रहने आए थे, वो आए थे यहां पे परमानेंटली रहने। इसीलिए उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया था दोस्तों, यहां डेवलप किया था इन इंडिया। व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज? उन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई उसका इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे क्या पड़ा वो हम लोगों को यहां पे बताना है दोस्तों। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स की थी उनने बनाई, उसका क्या फर्क पड़ा इंडिया पे? वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ था कि हम लोग यहां से कितना पैसा कमा पाए, कितनी वेल्थ जनरेट कर पाए, और ये वेल्थ जो है हम लोग सीधे कहां भेज पाए? ब्रिटेन भेज पाए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था यहां पे प्रोटेक्शन और प्रमोशन करना, और हमारे यहां से पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट की ने दूर दूर तक के कहीं तक की भी बात नहीं करी। इसमें अगर एग्जांपल में लेता हूं कि रेलवे जब 1850 में स्टार्ट करी तो उन्हें दो कारणों से करे थे। एक तो मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी के लिए करी थी, दूसरा रॉ मटेरियल को पोर्ट से लेके इंडस्ट्रीज तक के लाएंगे। यहाँ पे इंडियंस के लिए रेलवेज अलाउड नहीं थी भाई, और यहाँ पे इंडिया में रेलवेज काम करती 1853 में, जो कि पहली बार बॉम्बे से लेके थाने तक के जाती है। तो इस तरीके से यह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और उसके आंसर्स पे भी हम लोगों ने अभी चर्चा करी। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आता हूं। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम। चलिए कुछ इकोनॉमिस्ट के बारे में बताना है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे, उन लोगों ने पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया। अब ध्यान से समझिएगा, पर कैपिटा इनकम होती क्या है? एक ऐसी इनकम जो एक इंडिविजुअल की जनरेटेड इनकम हो, उसको कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। लाएंगे कहां से? तो नेशनल इनकम को जब हम लोग डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से तो हमारी पर कैपिटा इनकम आती है। पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहां पे शो करती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी, बट यहां पे बात हो रही है कि नेशनल इनकम की। तो बताओ भाई कि नेशनल इनकम क्या होता है? तो नेशनल इनकम का मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और बाय द फॉरेनर्स इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। साल भर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, या तो हमारे देश वाले बनाते हैं या तो दूसरी कंट्री
कंट्री के लोग आके यहाँ बनाते हैं, उससे जो भी हमारी साल भर के में इनकम जनरेट होती है उसको बोला जाता है नेशनल इनकम। बट पर कैपिटा इनकम कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की किस तरीके से थी, किसने इसके बारे में डिस्कशन किए, डिबेट्स करे, उनके हम लोग नाम को याद करते हैं। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, जिसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी दादा भाई नौरोजी ने हमें बताया। यहाँ पे नंबर 2 थे VKR राव, इनने पर कैपिटा इनकम का जो कैलकुलेशन बताया, नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन बताया, ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम डिगबाई, फिंडले श्रीराज एंड RC देसाई, ये सारे इकोनॉमिस्ट थे, जो इकोनॉमिस्ट वो थे जो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे काम करते थे और इंडिया की जो एक्चुअल में स्थिति थी वो हम लोगों को यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मेन कॉजेस, क्या मेन कारण थे ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन क्यों हो गया, एग्रीकल्चर एक जगह पे क्यों रुक गया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड के समय में एग्रीकल्चर रुकने का क्या मेन रीजन था, ये दोस्तों मुझे डिस्कस करना है। द मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आर, क्या क्या कारण थे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, ये आया लगभग 1765 के बाद। जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुई 1764 में, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सुजाद उद दौला से जब यहाँ पे ये लोग हार जाते हैं तो यहाँ पे ब्रिटिशर सोचते हैं पैसा कैसे आएगा, तो पैसा आने का एक ही जरिया है, वो है जमीनों से जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसानों से हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू ले। तो रेवेन्यू के लिए इन लोगों ने 3 सिस्टम बनाया, जिसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। नंबर 2 प्रॉब्लम जो थी वो ये थी, फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन। अब कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें लगाओ या वो सारी चीजों का एक्सचेंज करो जिससे हमारे पास पैसा आ रहा हो। तो कमर्शियलाइजेशन जो हुआ यहाँ पे एग्रीकल्चर का, उसमें इन लोगों ने क्रॉप्स को 2 टाइप में बांट दिया, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप हमारे जनरली लगाए जाते थे, जो हमारे लिए लगाए जाते थे, हम लोग अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, फूड को इंटेक करने के लिए हम लोग लगाते थे, जिसको बोलते हैं सर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब खुद के लिए जब लगाया जाए तो उसको कहा जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बट अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों को मॉडिफाई किया गया और बोला गया कि यहाँ पे फूड क्रॉप की जगह आप कैश क्रॉप लगाना चालू करो, हम अच्छा खासा आपको पैसा देंगे। तो कैश क्रॉप में हम लोगों ने फिर फोकस करना चालू करा, कॉटन पे, जूट पे, इंडिगो पे, सिल्क पे, इन सब को हम लोग क्या करते थे, यहां से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन से इसी पे प्रोसेसिंग होकर फिनिश गुड बनके इंडिया में ये आता था। तो ये कहीं ना कहीं फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन हुआ हमारे यहाँ। नेक्स्ट बोलता है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड द रिसोर्सेज। ब्रिटिशर्स ने अच्छा खासा हम लोगों से रेवेन्यू तो लिया, बट जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भैया फैसिलिटीज की, तो हमें कैनाल फैसिलिटी नहीं दी, इरिगेशन नहीं दिया गया। तो हमें पता है इंडिया में 2 टाइप के क्रॉप लगाए जा सकते हैं, 2 टाइप के सीजन हमारे यहाँ मेनली यूज किए जाते हैं। पहला हो गया खरीफ क्रॉप का सीजन और दूसरा हो गया राबी क्रॉप का सीजन। खरीफ जो है जून से लेके लगभग अक्टूबर तक के चलता है और राबी जो है अक्टूबर से लेके मार्च तक के चलता है। बट यहाँ पे राबी सीजन में हमें चाहिए मैक्सिमम पानी, अगर पानी नहीं मिला तो राबी क्रॉप जो है यहाँ पे फेलियर की कंडीशन में पहुंच जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हमें फैसिलिटी नहीं मिल पाई और एग्रीकल्चर सिस्टम जो है यहीं पे रुक जाता है। नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बारे में बता दो विच वर इन ऑपरेशन इन अवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री थी, इन सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे बताना है। चलिए समझते हैं। पहले हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील कंपनी जो स्टार्ट हुई वो हुई यहाँ पे टिस्को नाम से, जो कि 1907 में स्टार्ट होती है। फिर कुछ शुगर इंडस्ट्रीज आई, सीमेंट इंडस्ट्री आई, केमिकल इंडस्ट्री आई और पेपर इंडस्ट्री आई। कहीं ना कहीं ये सारी इंडस्ट्री मिलकर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जब लोगों के पास एग्रीकल्चर सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तो वहां पे लोग स्विच करना शुरू करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और समाप्त हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे, व्हाट वाज द 2 फोल्ड मोटिव, 2 मेन फोल्ड मोटिव थे ब्रिटिशर्स के यहाँ पे इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ खत्म करने के। वो क्या रीजंस है ये हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला है भाई दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आंसर को डिस्कस कर ले हम लोग यहाँ पे। टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इनको पता था कि यहाँ पे कैश क्रॉप अगर हम लोग
लोग लगवा रहे हैं तो बहुत ही आसान और सस्ते में हम लोगों को सारा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें कि मेनली इन्हें फोकस करा किस पे, कॉटन पे, दूसरा करा जूट पे, फिर करा सिल्क पे, और फिर करा इन लोगों ने इंडिगो पे। इन लोगों ने मेनली फोकस करा कि यहां पे फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल जो है यहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा और कहां ले जाया जाएगा भाई, ब्रिटेन ले जाया जाएगा, ताकि वहां की जो इंडस्ट्रीज है उनको अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिल सके और फाइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल सके, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट ऑफ हायर प्राइसेस। जो भी महंगी महंगी चीजें हैं वो सारी उठा के इंडिया में उन लोगों ने डंप कर दी, बट कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट के गुड से ये चीजें सस्ती थी। क्यों? क्योंकि ये मशीन सिस्टम से बनी होती है, मैकेनाइज सिस्टम से बनी होती, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण आप बात करें हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में सप्लाई हुई, और सप्लाई होने के कारण इंडियन मार्केट में ये सस्ते में आई, और कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट के जो भी प्रोडक्ट थे वो हो गए यहाँ पे कॉस्टली। तो इस तरीके से समझ में आया कि टू फोल्ड मोटिव क्या थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के। What objective did the British intend to achieve through their policies of infrastructural development in India? वो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनको पता था कि हम लोग यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आए हुए हैं, मतलब जितनी भी लाइफ रहेगी हम लोग यहाँ इंडिया में निकालने वाले हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द हमारे यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इतना अच्छे से स्ट्रगल कर रहे थे कि इनको यहाँ से जाना पड़ा 15 अगस्त 1947 में। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज की हम लोग बात करें इंडिया में किस तरीके से थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड। इन लोगों ने बोला पोस्ट और टेलीग्राफ डेवलप करो ताकि प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हम लोग एक दूसरे से कर पाए, टू एनहेंस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एनहेंस कर इन लोगों ने एफिशिएंसी भी, काम करने की ताकत को भी, और इफेक्टिवनेस भी, जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे ये लोग, ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। हेंस द एम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज नॉट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बट यहां पे किसी भी तरीके से बात करें तो कोई भी काम इसीलिए नहीं किया गया ताकि इंडिया डेवलप हो सके, हमेशा वो काम किया गया जिससे कि ब्रिटेन जो है डेवलप हो सके और ब्रिटेन की इकोनॉमी अच्छी हो सके, इंडिया से ये जनरेट करे इनकम और पहुंचा दिया जाए ब्रिटेन। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। बट यहां पे जो भी काम किया जा रहा था वो उनके खुद के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए किया जा रहा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है हमारे सामने। ये है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये कह रहा है यहाँ पे कि इंडिया की जो वेल्थ है ये कॉलोनियल पीरियड में पूरी की पूरी यहाँ से सीधे ब्रिटेन चले गई। कैसे? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को सिर्फ और यूज किया गया है किसके लिए, कि फीडर इकोनॉमी है भाई यहाँ पे, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे और ब्रिटेन ले जाएंगे। मतलब इंडिया की कोई भी वेल्थ यहां पे इंक्रीज नहीं होने वाली है। चलिए हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मींस दैट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया वाज यूज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये बोल रहा है कि जो भी यहां पे ड्रेन हो रही है चीजें वो इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहां की चीजों को बेच रही है और पैसा कमा रही है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री एंड नॉट फॉर द इंडिया। किसके लिए कर रही है? इंडिया के लिए नहीं, किसके लिए कर रही है? सिर्फ ब्रिटेन के लिए। इंडिया फॉरेन ट्रेड जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। अब यहां पे जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस होगा वो सारा का सारा किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। However, there was a drain of such surplus into Britain. जितना भी पैसा कमाएंगे वो सारा का सारा कहां चला जाएगा? ब्रिटेन चला जाएगा। India's export surplus was used. इसी तरीके से इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इस तरीके से यहां पे यूज किया गया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि और क्या क्या हुआ भाई। टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल पीरियड इन ब्रिटेन। जो भी ब्रिटेन के कॉलोनियल पीरियड में जो भी यहां पे एस्टेब्लिश करे गए थे जितने भी ऑफिसेस, उन सारे ऑफिसेस का खर्चा इंडिया से उठाया गया। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जितने भी खर्चे थे वॉर्स के वो भी सारे कौन उठाएगी? इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी। टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स। और बाहर से क्या लाया गया भाई? यहाँ पे इनविजिबल आइटम्स लाए, उसकी भी पेमेंट कौन करेगा? इंडिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ऐसा कौन सा ईयर है जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है? फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकंड डिसिसिव स्टेज। तो एक ऐसा ईयर है जिसका नाम है 1921। इसके पहले बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल अनसीक्वेंस रहती थी, बट जैसे ही 1921 खत्म हुआ इसके बाद कंटिन्यूअसली बर्थ रेट इंक्रीज हुई और डेथ रेट जो है क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। द ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर ऑन द ईयर ऑफ
ग्रेट डिवाइड बिकॉज प्रायर टू 1921 क्या कंडीशन थी? पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वॉज स्टेगनेंट, कहीं ना कहीं स्टेगनेंट थी, बट इंडिया वॉज इन द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टिल 1921, बर्थ डेथ अप डाउन चल रही थी, बट जैसे ही 1921 खत्म होता है दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड द हाई डेथ रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आएंगे दोस्तों। गिव अ क्वांटिटेटिव, मतलब न्यूमेरिकल टर्म में हमें बताना है अप्रेजल ऑफ द इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। डिफाइनिंग करना है कॉलोनियल पीरियड में किस तरीके से डेमोग्राफिक हमारे यहाँ प्रोफाइल थी। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डिपिक्ट आवर इकोनॉमी एज स्टैग्नेंट, हमारी इकोनॉमी जो थी स्टैग्नेंट थी जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे तब, एंड बैकवर्ड, बट हमारे यहाँ बैकवर्ड इकोनॉमी भी थी। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, 48 एंड 40, बर्थ रेट भी कितनी थी 48 और डेथ रेट कितनी थी भाई 40 पर 1000। ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टैग्नेंट, तो बर्थ रेट भी बराबर डेथ रेट भी बराबर, इसलिए पॉपुलेशन क्या हो गई दोस्तों वहां पे स्टैग्नेंट हो गई। चलिए अच्छी बात है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। हाईलाइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, किस तरीके के रोजगार में किस तरीके के काम में लोग इन्वॉल्व थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। तो हमारे पास 3 तरीके के मेनली काम होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जहां रॉ मटेरियल बनाया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर जहां चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, टर्शरी सेक्टर जो होता है चीजों को सेल परचेज करने से रिलेटेड होता है। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड अ प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है एग्रेरियन इकोनॉमी थी और एग्रीकल्चर पे यहाँ डिपेंडेंट थी। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्रीज, बट वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के कारण इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सेक्टर, और यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स थे वहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे प्राइमरी सबसे ज्यादा, उससे कम मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर तो बहुत ही मिनिमम था। अनबैलेंस ग्रोथ थी, जिस भी हम लोग सेक्टर में जाए वहां अनबैलेंस ग्रोथ थी यहाँ पे ऑफ इंडिविजुअल दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एंड रीजनल इंबैलेंस है। हर एक रीजन में, जैसे अगर हम लोग इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, 3 प्रोविंसेस बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रोविंसेस में जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने डिवाइड करे, तो तीनों में इम्बैलेंसेस वहां पे हमने बहुत देखने को, जो वैल्यूएशन होने वाला उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो पीरियोडिक टेस्ट, इंटरनल और आपका जो यूनिट टेस्ट आने वाला उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके पास आज टॉपिक जो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए सफरनामा में स्टार्ट करूंगा दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, देन वी आर मूव टू द आंसर्स, और आंसर्स भी अप टू द मार्क लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना। यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की, यहां से एक एक स्टेप चलोगे सक्सेस जोन में जाते चले जाओगे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कस द लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। अगर यहां पे पूछ रहे हैं कि भैया लैंड सेटलमेंट सिस्टम कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो हम लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने रूल एग्जैक्टली कब से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो पहली जो बैटल हुई थी 1757, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला यहां पे हट जाते हैं नवाब की पोस्ट से और मीर जाफर आ जाते हैं, उनको हटाने वाले जो रहते हैं वो रहते हैं रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद 1764 में एक और बैटल होती है जिसका में बैटल ऑफ बक्सर, जो कि मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड से लड़ी जाती है और इसमें ये लोग हार जाते हैं। इसके बाद पूरा इंडिया लगभग पूरे कब्जे में आ जाता है ब्रिटिशर्स के, और इंडिया को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब ये यहाँ पे जब इसको बांट दिया गया तो इन्हें बोला यार पैसे कैसे कमाएंगे, तो पैसे कमाने का एक तरीका था इनके पास, जमीनों से पैसा लिया जाए, मतलब जमीन जिनके भी पास है पीजेंट्स, उनसे क्या लिया जाए, किराया लिया जाए, जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। इस सिस्टम को कहा जाता था जमींदारी सिस्टम। तो 1765 में यहां पे जमींदारी सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम दोस्तों यहां पे आ जाता है। तो चलिए हम लोग आंसर को एक बार डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहां पे आंसर क्या कहता है, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम का मतलब यहां पे हो गया परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब जहां रह रहे हो वहीं रहना है, अब आप मूव नहीं कर सकते और वहां से हमें रेवेन्यू जनरेट करके दीजिएगा। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने वाले जो बंदे थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में इसको स्टार्ट किया गया थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। किसके थ्रू एक्ट किया, कहां से स्टार्ट किया गया, तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू इसको 100% इंप्लीमेंट कर दिया गया। बट ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका था 1765
जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे समाप्त होती है और यहाँ पे जमींदारी सिस्टम लगभग इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड वाराणसी। तो ये कौन कौन से एरिया में इसको इंप्लीमेंट करा गया? तो पहले करा गया बंगाल में, बंगाल जो कि ब्रिटिशर्स की कैपिटल हुआ करती थी, फिर इंप्लीमेंट करा गया बिहार में, फिर उड़ीसा में और फिर वाराणसी में इसको इंप्लीमेंट किया गया। ऑल्सो नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट, इसी जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं हम लोग यहाँ पे। जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, और जमींदार्स को मान लिया गया कि ये ओनर ऑफ द लैंड है, और उनके अंडर में पीजेंट्स है जिनको कि इन लोगों ने जमीनें किराए पे दे रखी थी, क्योंकि जमींदार तो खेती करते नहीं थे। खेती कौन करता था दोस्तों? यहाँ पे तो पीजेंट्स यहाँ पे खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग स्विच करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोलता है हाउ डिड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमाइन। अब ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, मुझे खेती करनी है, खेती करने के लिए कुछ ना कुछ तो उगाना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सीड्स को मैंने सो कर दिया, मतलब लगा दिया, अब मैं हार्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे दो टाइप की चीजें आएगी, यहाँ पे दो टाइप के क्रॉप आएंगे। एक वो क्रॉप जो हम लोग यूज कर सकते हो, इनटेक कर सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जूट ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, और इंडिगो ले सकते हैं, और सिल्क ले सकते हैं। अगर इन सब की मैं बात करता हूं तो आपको समझ में आ रहा है, उसका यूज कर सकते हैं, इनटेक नहीं कर सकते। बट यही मैं वीट की बात करता हूं, यही मैं ज्वार की बात करता हूं, बाजरा की बात करता हूं, ग्राउंडनट की बात करता हूं, सोयाबीन की बात करता हूं, इन सबको मैं इनटेक कर सकता हूं। तो ऐसे गुड्स जिनको मैं इनटेक कर सकता हूं, ऐसे क्रॉप जिसको मैं इनटेक कर सकता हूं, उनको कहा जाता था यहाँ पे फूड क्रॉप, और जिनको मैं यूज कर सकता था मार्केट के लिए, उसको मैंने कहा यहाँ पे कैश क्रॉप। ब्रिटिशर्स ने फोकस किया बहुत ज्यादा कि आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप लगाए, मतलब कमर्शियल क्रॉप लगाए, ताकि ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो रही है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो पाए यहाँ पे। तो यहां से कहा गया कि हम लोग एक फीडर इकोनॉमी है जो कि रॉ मटेरियल देने का काम करेंगे ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स उसके बदले में हम लोगों को क्या देंगे? फाइनल गुड्स देंगे। इस तरीके से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है या जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं फोकस किया काय पे? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे, जिससे इंडियंस के पास पैसा तो आ जाए मगर हमारी लैंड धीरे धीरे करके बैरन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसकी फर्टिलिटी जो है दोस्तों कम हो जाए। यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन मींस प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। कमर्शियलाइजेशन का मतलब सीधा सीधा होता है क्रॉप को तो प्रोड्यूस करना है, बट किसके लिए? फॉर मार्केट, नॉट फॉर ओन यूज। या तो हम लोग इसको सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग अपने यूज के लिए इसको लगा नहीं रहे हैं। So now instead of producing food crop, they are producing cash crop। तो क्या करने लग गए? उन लोगों ने फूड क्रॉप को छोड़ दिया लगाना और कैश क्रॉप को लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया, विच वर यूज बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। और ये जो कैश क्रॉप लगा रहे हो एज अ रॉ मटेरियल, ये यूज कर रही है यहाँ पे ब्रिटिश की इंडस्ट्री जितनी भी है। दिस डिक्लाइन ऑफ फूड क्रॉप, इसके कारण हमारे धीरे धीरे करके फूड क्रॉप खत्म होने लग गया ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन, रिजल्टेड इन द अकरेंस ऑफ द फेमाइन। और आगे चल के यहाँ पे आ जाता है अकाल, मतलब ड्रॉट की कंडीशन बनी, कंटिन्यूअसली सूखा पड़ा, और उसके बाद धीरे से फेमाइंस पड़ जाता है। मतलब फेमाइन वो कंडीशन जब एनिमल्स के पास भी और ह्यूमन बींग्स के पास भी खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल ना हो, उसको बोला जाता है दोस्तों यहाँ पे फेमाइन। चलिए यहां तक के बात समझ में आई हम लोगों को। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई इट वाज देयर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, ब्रिटिशर्स यहाँ पे हम लोगों से रेवेन्यू भी ले रहे थे, जमींदारी सिस्टम भी चल रही थी, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो गई? प्रोडक्टिविटी तो दोस्तों यहाँ पे बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं आपको, बट वो अच्छा खासा पैसा नहीं दे रहे थे, और दूसरा ऐसे क्रॉप लगाने को कह रहे थे जिससे हमारे लैंड की फर्टिलिटी जो है दोस्तों यहाँ पे कम हो जाए। फॉलोइंग आर द टू रीजंस फॉर द लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। कहीं दो कारण है जिसके कारण एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, पुअर एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो यहां पे क्या कहा गया कि भैया पुअर और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही थी, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा, यहां इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। मॉनसून सीजन आया तो खरीफ क्रॉप अच्छा खासा हो गया, बट अगर मॉनसून सीजन नहीं होता तो खरीफ क्रॉप तो नहीं हो पाता अच्छा, बट उम्मीद होती है कहीं ना कहीं राबी क्रॉप से। तो यहां राबी क्रॉप के लिए चाहिए इरिगेशन फैसिलिटी, जो कि ब्रिटिशर्स हम लोगों को प्रोवाइड यहां पे नहीं करना चाहते थे दोस्तों। तो ये
ये सारे मेजर रीजंस है जिसके कारण हमारे लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, स्क्रीन पे आ चुका है ये क्वेश्चन। डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के कारण क्या क्या हमारी कंट्री पे इफेक्ट पड़ा। पहला पार्टीशन तो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ, हम लोगों ने पाकिस्तान को अलग किया 14 अगस्त 1947 को। दूसरा पार्टीशन हुआ 1971 में, जो कि हम लोगों ने बांग्लादेश को यहां से अपने देश से अलग कर दिया। ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, अब ये जो बेसिक जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर क्या असर पड़ा पार्टीशन का, इसकी हम लोग बात करेंगे। ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द फर्टाइल लैंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारी जो भी फर्टाइल लैंड थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये लैंड जो है वो फर्टाइल क्यों थी? जस्ट बिकॉज ऑफ द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहां से आती है? तो ये पहाड़ों से आती है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स। और यहां पे देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में हमारी एक रिवर है जिसका नाम है इंडस। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे बीज हो गई, सतलज हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, ये सारी की सारी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होके जो हमारे पास सॉइल थी, फर्टाइल सॉइल, वो इंडिया में आती थी। पाकिस्तान और इंडिया उस समय एक हुआ करता था, तो 70% जो लैंड है ऑफ फर्टाइल वो जा चुका है पाकिस्तान में, रिवर भी वहां जा चुकी है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ड्रॉबैक है। बट 30% में भी हमारा परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पंजाब जो हमारा स्टेट है, पंजाब मतलब 5 नदियों का जहां से पानी आता है उसको बोला जाता है पंजाब। तो यहाँ एलुवियल सॉइल होने के कारण आज भी हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं पंजाब पूरे इंडिया को खाना खिला सकता है, इतनी उसकी अच्छी प्रोडक्टिविटी है। बट इंडिया और पाकिस्तान जैसे ही अलग हुआ तो क्या असर हुआ भाई? देयर वाज अ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अब फूड ग्रेन्स होने लग गए कम, क्योंकि वहां पे मेनली होता है राबी क्रॉप। क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है और दूसरा रिवर अच्छी चल रही है इन द कंट्री, अलोंग विद द शॉर्टेज इन फूड। अब यहाँ पे फूड ग्रेन तो अवेलेबल हो गए कम, बट यहाँ पे फूड भी जो अवेलेबिलिटी थी शॉर्टेज होने लग गई इसकी। इंडिया ऑल्सो फेस द शॉर्टेज इन प्रोड्यूसिंग रॉ कॉटन एंड रॉ जूट। इसके कारण कॉटन की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है और जूट भी धीरे धीरे करके हमारे यहां कम होने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट थे जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे मैनुअल वर्क किया जाता है, हाथों से चीजें बनाई जाती है, और इसमें इंडिया नंबर 1 था। इंडिया के लोग इतनी शानदार चीजें बनाते थे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया पे डिपेंडेंट था प्रोडक्ट के लिए, एक्सचेंज के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। कमेंट। अब आपको बताना है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो एडवर्सली अफेक्ट होती है, अब इसके पीछे रीजन क्या है, आप अपने शब्दों में बताइए। अपने शब्दों में हम बताने की कोशिश करें। अंडर द ब्रिटिश रूल लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ गुड इंडस्ट्रियल बेस। जब हम लोग एग्रीकल्चर अच्छा नहीं बना पाए, जो कि हमारी बेसिक इंडस्ट्री थी, बेस था हमारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स की प्लान्स और पॉलिसीज कुछ ऐसी थी कि हम लोग ग्रो नहीं कर पाए। इसी तरीके से उन लोगों ने इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों बेस अगर हम लोग बना लेते तो हम लोगों के डिपेंडेंसी जो ब्रिटिशर्स भी थे वो 0% हो जाती और ब्रिटिशर्स को यहां से भागना पड़ता। दोस्तों, द कंट्री फेस्ड अ पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो कंट्री अब बहुत बुरी स्थिति में आ गई और उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बुरी चीजें फेस करनी पड़ी। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। हमारी इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे करके क्या करा गया? डिस्ट्रॉय किया गया। क्योंकि हमें पता है कि इंडिगो जो है, इंडिया की जो मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन है उसमें हो सकता है, बट अगर यूरोप की कंडीशन में हम लोग बात करें तो ये वहां पर नहीं हो सकता, और अगर हो भी रहा है तो वो इंफीरियर क्वालिटी का हो रहा है, जो कि न तो पेपर इंडस्ट्री में काम आ रहा है, ना तो डाइंग इंडस्ट्री में कहीं पे काम आ पा रहा है। इसीलिए इन लोगों ने बोला कि यार इंडिया का रॉ मटेरियल अच्छा है, अगर ये लोग हमें रॉ मटेरियल देना लग जाएंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम लोग आसानी से प्रोडक्ट बेच पाएंगे। यहाँ पे द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। इसलिए इंडियन इंडस्ट्री को धीरे धीरे करके इन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे डिड नॉट अलाउ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस टू कम अप। और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस बने या हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, क्योंकि हम लोग अगर सेल्फ रिलायंट हो गए तो ब्रिटिशर्स को जाने में इंडिया से समय नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रखा, लैक ऑफ नॉलेज रखा, ताकि हम लोगों को चीजें पता ना चले और हम लोग इसी को बेस्ट मानते हुए चले। तो ये कहीं ना कहीं कारण थे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को यहाँ पे हमारे यहाँ खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से कहता है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करती है? उन इंडस्ट्री को कहा जाता है
है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन, जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है, उसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है ताकि फिनिश गुड्स बनाया जा सके। ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है उसको कहा जाता है दोस्तों कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ओके, डिस्कस द स्टेटस ऑफ सच इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने हमारी मदद तो करी, बट कैपिटल गुड्स में स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए हमें सिर्फ वो मशीनरी दी, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके के हेल्प नहीं हुई। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री refers to the industry that produces goods such as machines, tools and more that are further capable of producing consumer goods। ऐसी सारी इंडस्ट्री जो कि आपको कहीं ना कहीं मशीन्स, टूल्स और उससे ज्यादा चीजें बना के देती है, बट ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स के लिए हेल्प करती है, प्रोड्यूस करने के लिए चीजें। The primary objective of the British rulers was to develop such an industry। ब्रिटिशर्स का मेन मुद्दा यह था कि एक ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई जाए इन इंडिया that would never be able to compete with the British industry। बनाए गुड्स कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसे गुड्स न बनाए जो ब्रिटिश इंडस्ट्री को compete कर सके। मतलब हम लोग फिनिश गुड्स कभी बना ही ना सके, फाइनल गुड्स कभी बना ही ना सके, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स बना सके, स्पेयर पार्ट्स वाले गुड्स बना सके या एसेसरीज बना सके, फाइनल गुड्स हम लोग यहाँ पे नहीं बना सके। ये चाहते थे कौन भाई, ब्रिटिशर्स। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिया का जितना भी पैसा था, संपत्ति थी, सब उठ के कहां चला गया, ब्रिटेन चला गया। कैसे चला गया, क्या कारण था, इसकी हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे भाई। चलिए, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी। पहली बार यह बताया गया कि भाई इंडिया से, हमारे यहां से बहुत ज्यादा पैसा जो है ब्रिटेन जा रहा है और ब्रिटेन में सब कुछ आलीशान बन रहा है, सब बढ़िया बन रहा है, मगर इंडिया में कुछ नहीं हो पा रहा। ये कब की बात है, तो 19th सेंचुरी की बात है, मतलब लगभग 1801 से लेके 1899 के बीच की बात है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द इंडियन सोर्सेज। इंडिया के जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम थे उन सब को एक्सप्लॉइट किया गया और यहां से पैसा कमा के सिर्फ ब्रिटिशर्स यहां से चले गए। द इंडियन सोर्सेज एंड देयर प्राइम मोटिव टू कनक्वेयर इंडिया। और उनका प्राइम मोटिव था कि इंडिया पे सिर्फ कब्जा करके रखो, क्योंकि इंडिया से अच्छी लोकेशन पूरे वर्ल्ड में किसी के भी पास नहीं है। वाज दैट दे कुड मेक इट अ सोर्स फॉर चीप रॉ मटेरियल फॉर देयर ओन इंडस्ट्री। ये इसीलिए अच्छा है क्योंकि यहां पे एग्रीकल्चर अच्छी है, और एग्रीकल्चर जो हमारे प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो अब ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो इंडिया अगर इनके हाथ से निकल गया तो ब्रिटेन की जो भी इंडस्ट्रीज है, ब्रिटिश इंडस्ट्री जितनी भी है, उनको रॉ मटेरियल कौन देगा, और वो भी इतना सस्ता। हमारे यहां तो इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को जितना पैसा दिया जाए उतने में वो लोग खुश हो जाते थे। तो इस तरीके से दादा भाई नौरोजी ने बताया कि इंडिया का पैसा किस तरीके से इंडिया से निकल के ब्रिटेन चला जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उस समय किस तरीके का काम किया जाता था। तो हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं दोस्तों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, और टर्शियरी सेक्टर वो होता है जो इन गुड्स को सोल्ड आउट करने का काम करता है मार्केट में। तो किस तरीके के लोग काम कर रहे थे, किस इंडस्ट्री में, किस सेक्टर में, हम लोगों को वो बात करनी है। यहाँ पे मेंशन 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। क्या यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे हमारे लोग। 70 to 75% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व विद एग्रीकल्चर सेक्टर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 70 से 75% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डिपेंड थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर पे। मतलब कि दोस्तों प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। 10% वर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड 15 to 20% वर इन द सर्विस सेक्टर। 10% ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया जाता। ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रीज का यहाँ पे बेस जो है वो यहाँ पे बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। और 15 से 20% जो है चीजों को सेल, परचेज या एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व थे। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, एक प्रॉब्लम और यहाँ पे थी कि रीजनल वेरिएशन था। जैसे बंगाल में जाओगे तो जूट इंडस्ट्री की बात हो सकती है, सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, और अगर हम लोग गुजरात जाएंगे तो वहां पे कॉटन की बात हो सकती है। तो इस तरीके से हर जगह अलग अलग रीजन का अलग अलग ऑक्यूपेशन उस समय पे हुआ करता था। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है ब्रीफली डिस्कस द स्टेट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। रोड्स और रेलवे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत पार्ट है, और
और इंडिया आज बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। ब्रिटिशर्स ने भी रोडवेज और रेलवेज क्रिएट करे थे। रेलवेज 1850 में लेके आता है ब्रिटिशर्स का पूरा सिस्टम, बट ये लाते काय के लिए है, तो मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी के लिए, और दूसरा मेन रीजन होता है कि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक के पहुंचाना है। रोडवेज भी जो थे वो ऑल वेदर रोड नहीं हुआ करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में हुआ करते थे, और वो भी ब्रिटिशर्स के कनेक्टिविटी के लिए बनाए गए थे। कहीं से कहीं तक के इससे इंडियंस की हेल्प नहीं हुई, ना उनकी इंडस्ट्रीज में कोई सपोर्ट हुआ, ना एग्रीकल्चर में यहां पे कोई सपोर्ट हुआ। तो ये जो भी रोड्स और रेलवेज बनाए गए थे ये सिर्फ ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए बनाए गए थे। दोस्तों यहां पे हम लोगों को समझ में आएगा कि रेलवे जो है ये रीजनल बैरियर को भी यहां पे खत्म करता है। The infrastructure of India during the British rule was very poor। हमें यह पता है कि उस समय ये जो बनाया जा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर वो बहुत ही ज्यादा पुअर था, मतलब अप टू द मार्क नहीं था। ऑल वेदर रोड नहीं थी भाई, जैसी देश पानी आएगा तो रोड बह के निकल जाएगी, तो रोड ही नहीं दिखती थी वहां पे। द रोड वॉज वेरी हार्डली कंस्ट्रक्टेड, बहुत कम रोड बनाई गई थी यहाँ पे। द रोड्स दैट वर बिल्ट वर यूज्ड फॉर सर्विसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर। जो भी रोड बनाई जा रही थी सिर्फ सर्व करने के लिए बनाई जाएगी, किसको? ब्रिटिशर्स को। रूलर्स फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड द शिफ्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, और अगर रॉ मटेरियल को शिफ्ट करना है उसके लिए ही रोड्स का यहाँ पे इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया का फायदा कहीं से कहीं तक के नहीं होता अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करते तो। अब यहाँ पे इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसलिए डेवलप किया ताकि ब्रिटिशर्स का फायदा है और इंडिया का नुकसान होना शुरू हो जाए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज मेड वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे। बट हमारे यहाँ एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका माना जाता है जो कि है रेलवेज। द रेलवेज अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी बाय एनेबलिंग पीपल टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। धीरे धीरे करके रीजनल बैरियर खत्म हुआ और लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग जर्नी लोग करने लग गए। तो धीरे धीरे करके अर्बनाइजेशन बढ़ा, रूरल से धीरे धीरे करके लोग अर्बन एरियाज में आने लग गए और जॉब्स भी करने लग गए। पहले सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे वो फोकस करते थे। इट ऑल्सो हेल्प इन एनहांसिंग द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। धीरे धीरे करके उनके प्रोडक्ट जो है शहरों तक के आने लग गए, उनको रेट मिलने लग गया, उनको समझ में आ गया कि जो फूड क्रॉप है उसमें पैसा ज्यादा नहीं है, बट कैश क्रॉप में अगर हम लोग जाते हैं तो पैसा बहुत अच्छा खासा मिलेगा। इसीलिए अब यहां पे फोकस करना चालू कर दिया इन लोगों ने, कैश क्रॉप पे, फूड क्रॉप को साइड कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा इसलिए उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 3 रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज इन इंडिया। इंडिया में ऐसे कौन से 3 कारण है जिसके लिए रेलवेज को एस्टैब्लिश करा गया? भाई ये बताना जरूरी है हमें, मगर रेलवेज तो एस्टैब्लिश करी ब्रिटिशर्स ने, तो उनका तो सोल पर्पस क्या होगा? उनका प्रॉफिट हो, बाकी सबका नुकसान हो जाए। चलिए, रेलवेज वर डेवलप्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन बाय द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एस्टैब्लिश किया और फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश करा सही से। टू अचीव द 3 फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, दे आर टू प्रमोट द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। उनका मेन इंटरेस्ट सिर्फ था कमर्शियलाइजेशन, और वो भी किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और उससे क्या करेंगे? रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसको या तो एक्सपोर्ट करें या तो रॉ मटेरियल को अपने इंडस्ट्रीज तक के पहुंचाने का काम करें। मिलिट्री मोटिव था कि अगर कहीं पे भी ट्रुप की जरूरत पड़ रही है तो एकदम इमरजेंसी में अगर भेजना है तो वो मिलिट्री को इधर से उधर क्या कर सके? ट्रैवल करवा सके। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं पैसा लगाया था उनने ये सोच के कि उनको आगे चल के बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं रीजन है जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने यहां पे रेलवे स्टार्ट करी। बट मैं आज के सफरनामा में लेके आया हूं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि आपके लगभग 5 मार्क्स के आने वाले होते हैं। तो आज का सफरनामा जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से यहां पे स्टार्ट होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। डिस्कस करना है भाई, डिस्कस मतलब कि आप क्या सोचते हो वो सारी चीजें बतानी है। डिस्कस द मेन रीजंस, क्या मेन कारण थे फॉर इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में आए लगभग देखा जाए तो 1600 में अगर हम लोग बात करें उस टाइम मुगल एम्पायर में राजा जो थे वो थे हमारे अकबर। उस समय मुगल एम्पायर के जो किंग थे उनने ये कहा कि भैया आप यहाँ पे आ रहे हो, क्या पर्पस है आपका? तो उन्होंने कहा ट्रेड पर्पस है। उनने कहा आपकी हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर थॉमस रो को उनने टाटा बाय बाय कहा कि भैया अब आप यहाँ पे मत आइएगा। बट किसी कारण से 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है और उसके बाद
बाद हमारे यहाँ पे मुगल एम्पायर का किंग बन जाता है जहांगीर। जहांगीर ने परमिशन दे दी, बोला कि आइए आप बिल्कुल अपने जो फोर्ट से बना सकते हैं, कोस्टल एरियाज में बिल्कुल आप रह सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। उस समय से ब्रिटिशर्स का आना यहाँ पे शुरू हुआ। बट ब्रिटिशर्स के पहले क्या कोई भी फॉरेनर इंडिया में नहीं आया था? भाई ऐसा नहीं है। 1498 में पहली बार वास्को डी गामा जो एक पोर्चुगीज था, पोर्चुगल से इंडिया आता है। तो कहीं ना कहीं भारत की एक खोज जो है वो हो चुकी थी का 1498 में। इसी तरीके से पोर्चुगीज, फिर डच, उसके बाद फिर हमारे यहाँ फ्रेंच और सबसे आखिरी में आते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिशर्स। बट फुल फ्लैश में ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ काम करना शुरू किया 1765 में, जब से हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पूछा जाता है कि जो हमारा बेसिक काम था एग्रीकल्चर, वो बहुत अच्छा क्यों नहीं हो पाया, उसका कोई रीजन आप बताइए भाई। तो ब्रिटिशर्स ने कभी समझा ही नहीं कि हमारी इंडिया की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल सॉइल है, बट उसको यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी देने पड़ते हैं। मतलब उस सॉइल प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए पैसा लगता है, मगर वो पैसा यहाँ पे नहीं देना चाहते थे। वो सिर्फ चाहते थे कि रॉ मटेरियल मिले उनको अच्छा खासा, और यहाँ पे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी हो या ना हो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बिसाइड्स द अबव फैक्टर्स, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो फेस लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो अब यहाँ पे बात करें, एग्रीकल्चर तो था ही था खराब, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे यहाँ पे कोशिश करी गई थी कि फूड क्रॉप को हटाया जाए और कैश क्रॉप को यहाँ पे लगाया जाए। और साथ ही साथ में हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ प्रॉब्लम थी वो थी इरिगेशन की, कि हमारे यहाँ जो राबी क्रॉपिंग सिस्टम है, डैम्स के थ्रू, जो कैनाल्स के थ्रू जो पानी पहुंचाया जाता है खेतों तक के, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इनसिग्निफिकेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अब यहाँ पे बात करी जाए फर्टिलाइजर्स की, तो यहाँ पे कहीं ज्यादा मिल जाता था, कहीं पे कम मिलता था। तो वो तो सब जुगाड़ का काम था। अगर मिल गई जुगाड़ तो मिल जाएंगे फर्टिलाइजर्स, अगर नहीं मिल पाई तो यहाँ फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पाते थे दोस्तों। इसीलिए समय पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं लगाना चाहता था कोई भी ब्रिटिशर्स, पैसा कमाना चाहता था कि उसको पैसा ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, बट यहाँ पे क्या नहीं चाहता था कि इन्वेस्टमेंट ना हो उसका। फ्रीक्वेंट फेमाइंस, बार बार अकाल पड़ता गया, क्योंकि वहां पे ड्रॉट की कंडीशन कंटिन्यूअसली बनते चले जा रहे थे। इनसफिशिएंट रेनफॉल के कारण ही कहीं ना कहीं क्या होता है, ड्रॉट की कंडीशन बढ़ जाती है, और ड्रॉट कंटिन्यूअसली होता है तो फेमाइन बन जाता है। एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज, और फ्लड जो है बहुत ही आसानी से वहां आ जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय पे डैम और ये सब की फैसिलिटी नहीं हुआ करते थे, एक्सेट्रा। दैट फर्दर एग्जैजरेटेड द एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस एंड मेड इट मोर वल्नरेबल। धीरे धीरे करके ये सिस्टम और बढ़ता चला गया और बद से बदतर स्थिति होती चली गई, वल्नरेबल स्थिति हो गई हमारी, हम लोग इससे ओवरकम समय पे नहीं कर पाए। इसके कारण जो एग्रीकल्चर सिस्टम था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ये स्टैग्नेंट हो गया यहाँ पे दोस्तों। इतनी बात हम लोग को याद रखनी है एग्जाम तक के। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, क्या पूछा जाने वाला है और इसके लिए हमें आइडियोलॉजी क्या रखनी है, हमें क्या सोच रखनी है, इसकी हम बात करेंगे। ब्रिटिश रूल एडवर्सली, अब ब्रिटिश रूल इंडिया में कैसे आया? तो हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन करी गई, तो इंडिया को क्या मान लिया गया, कॉलोनी मान लिया गया, और ब्रिटिशर्स क्या बन गए यहाँ पे, रूलर। उनने जैसे सोचा वैसे इंडिया को मॉड्यूल करते गए, चेंज करते गए। हैम्पर्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं उनने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी। इसमें सबसे बेसिक इंडस्ट्री जो है दोस्तों हमारी, वो थी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग इसमें स्पेशलिस्ट थे कि हम लोग किसी भी सामान को इतना शानदार और इतना मजबूत बनाते थे कि वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा गुड्स जो है वो अच्छे माने जाते थे इंडिया के। फाइन क्वालिटी और मैक्सिमम टाइम तक के आप इसका यूज कर सकते हो। इसका एक अच्छा एग्जांपल है हमारे आयरन पिलर जो दिल्ली में है, ठीक है ना, तो वो हमें भी याद रखना है। डू यू एग्री, क्या ये बात सही है? आपको बताना है कि सही लग रहा है आपको ये। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अगर ये बात सही है तो इसके सपोर्ट में आपको दोस्तों आंसर भी बताना है। चलिए समझते हैं। यस, हम लोग तो इस बात से एग्री है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के आने के कारण ही हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो हैम्पर्ड होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रिटिश रूल हैम्पर्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया इन एन एडवर्स मैनर, गलत तरीके से इनने क्या करा, पूरी इंडस्ट्रीज को यहां पे बर्बाद कर दिया। हमें बना दिया एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और बना दिया फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया कुड नेवर डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस, इसके कारण यहां पे इंडिया जो था एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना पाया। कैपिटल गुड्स भी दिए तो वो भी उन लोगों ने स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए दिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें यहां पे कैपिटल गुड्स भी नहीं दिए। ऑन द वन हैंड वाइल
while the world famous Indian handicraft sector, हमारे यहाँ जो वर्ल्ड फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था वो भी धीरे धीरे करके दोस्तों क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसी। इनकी पॉलिसी इतनी वर्स्ट थी कि इंडिया की पूरी इंडस्ट्रीज को इन लोगों ने जड़ से खत्म कर दिया। ऑन द अदर हैंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज कुड एवर बी एस्टैब्लिश टू कवर द लॉस, और इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पे कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश नहीं किया गया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मेजर रीजन थे जिसके कारण हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो हैम्पर्ड हो जाता है, या यहाँ पे हमें नुकसान बहुत हैवी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। इनने कहा आप ट्रेड तो कर सकते हो मगर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप ट्रेड में 50% ट्रेड जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द 50% ट्रेड जो है वो कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज से। तो जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज थे उनसे हम लोग ट्रेड कर सकते थे, जैसे श्रीलंका से कर सकते थे, चाइना से कर सकते थे, बट प्रॉब्लम यह है कि वो गुड्स जो थे वो इस पे यहाँ पे टैक्सेस चार्ज करते थे ताकि वो गुड्स महंगे हो जाए और ज्यादा उस कंट्री में ना बिक जाए। इसीलिए ये इनकी जो पॉलिसी थी बहुत खतरनाक थी और हम लोग दूसरी कंट्रियों से भी सही से ट्रेड दोस्तों नहीं कर पाते हैं। किसके कारण? ब्रिटिशर्स की ये खतरनाक पॉलिसियों के कारण। और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस ना बन जाए, अगर बेस बन गया तो ब्रिटिशर्स को यहां से वापस जाना पड़ेगा। ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, और मोनोपोली कंट्रोल का मतलब होता है वो सिर्फ चाहते थे कि भाई पूरे वर्ल्ड को सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें, हम लोग सोल्ड आउट करें, इंडियंस इसको ना बेचे। यहां पे हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज ओनली ऑथराइज्ड टू ब्रिटेन, और 50% जो ट्रेड है इंडिया का वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए ऑथराइज्ड है, दूसरी कोई भी कंट्री के साथ आप यहां दोस्तों ट्रेड नहीं कर सकते थे। एंड द रेस्ट हाफ वाज अलाउड टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज, और जो बचा हुआ है 50% उसका ट्रेड आप दूसरी कंट्रीज के साथ कर सकते थे। लाइक सेलोन, जो कि हमारी आज की जो कंट्री है उसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। तो सेलोन के साथ हम लोग ट्रेड करते थे उस समय, चाइना के साथ करते थे, पर्शिया के साथ करते थे, जो कि आज का जो ईरान है वो। इन 1869 द बिगिनिंग ऑफ द सुएज कैनाल, अब 1869 में क्या हुआ, इजिप्ट के पास जो एक आर्टिफिशियल कैनाल है जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं मैन मेड कैनाल, उसको नेशनलाइज कर दिया गया, जिसके कारण आप समझिएगा यूरोप से अगर वो इंडिया आते थे लगभग 7,500 किलोमीटर उनको क्रॉस करना होता था विद द हेल्प ऑफ केप ऑफ गुड होप। तो जब आते थे तो बहुत सारे जो जहाज थे वो केप ऑफ गुड होप पे ही गिर जाते थे, खत्म हो जाते थे। बट जैसे ही यहाँ पे सुएज कैनाल का नेशनलाइजेशन होता है 1869 में, जिसमें दो सी को कनेक्ट किया जाएगा, मेडिटेरेनियन सी और दूसरा जो है रेड सी। अब वो जैसे ही यहां पे ट्रेड स्टार्ट करते तो जो ये 7,500 किलोमीटर है दोस्तों वो कम हो गया। जैसे ही ये कम हुआ तो इन लोगों ने बोला अच्छी बात है भाई, अब तो ट्रेड और तेजी से बढ़ेगा। तो यूरोपियन कंट्री बहुत तेजी से इंडिया को टारगेट करने लग गई और सुएज कैनाल से आने से बहुत ज्यादा हेल्प हो गई। किनको भाई? यूरोपियन कंट्रीज को, या तो हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स को। तो 1869 में सुएज कैनाल का होता है नेशनलाइजेशन, वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया जाता है। इंक्रीज द ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर द फॉरेन ट्रेड, तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था अब उस पर 100% अथॉरिटी हो गई ब्रिटिशर्स की। क्यों? क्योंकि उनके आने जाने की जो फ्रीक्वेंसी थी दोस्तों पहले से ये बहुत ज्यादा यहां पे बढ़ जाती है। तो ये यहां पे समझने वाली बातें हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है जब भी जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट किन किन चीजों से होती है, उसको बोलते हैं हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशन। इसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी आ सकता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी आ सकता है, लिटरेसी रेट भी आ सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आता है। तो ये कंट्री किस तरीके से ग्रोथ कर रही है वो सारी चीजें जो है डेमोग्राफिक कंडीशन में यहाँ पे आती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी, कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफिक कंडीशन जो है बहुत अच्छी हो सकती थी, बट ब्रिटिशर्स के आने के कारण ये सारी डेमोग्राफिक कंडीशन जो है बद से बदतर हो जाती है। यहां पे डू यू एग्री, गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। अगर आप इस बात से एग्री है तो आप इस जगह पे आप बताइए कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। या तो सपोर्ट में यस कहिए या तो सपोर्ट में नो कहिए। हम बोलते हैं यस कि इनके कारण ही कहीं ना कहीं इंडिया की ये स्थिति हुई, बट अगर ये नहीं आते तो इंडिया इतना डेवलप भी नहीं हो पाता आज जो हम लोग इंडिया देख पा रहे हैं। ओके, द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इनहिबिटेड बाय द ऑल द फीचर्स ऑफ द बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी, कहीं ना कहीं हमारी बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी तो कर दी किसने भाई? ब्रिटिशर्स ने। देयर वाज अ हाई बर्थ रेट, और हमारे यहाँ जो बर्थ रेट था वो हाई हो
गया एंड डेथ रेट दोनों ही, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा थे। ये कब तक के चलता रहा भाई? 1921 तक के, इसलिए 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके, कब था ये? तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे था। विच मेड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट, बट धीरे धीरे करके पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो गई 1921 तक के, ठीक है। बट 1921 के बाद जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी है वो आज तक के कम नहीं हुई, डेथ रेट कम हो गई, मगर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है या हम लोग बोल सकते हैं जो बर्थ रेट है वो कंटिन्यूअसली आज भी बढ़ रही है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज हाई, बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे आईएमआर जो था वो हमारा ज्यादा था, कारण कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिसिनल फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो सारी की सारी कम कर दी गई यहाँ पे, वाज हाई एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वाज लो, और यहाँ पे जितने साल हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक के, वो धीरे धीरे करके लो हो गया। अब हम लोग बात करें कि एवरेज इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो लगभग 68 ईयर्स है, जिसमें कि फीमेल 68 ईयर सर्वाइव करती है और मेल जो है 66 ईयर जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करी। हम लोग यहाँ पे अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी लेवल जो था हमारा सिर्फ और सिर्फ 16% था, जिसमें फीमेल लिटरेसी लेवल जो था वो 0% था दोस्तों। तो ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरीके से कैसे भी फीमेल के लिटरेसी पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। मेल की लिटरेसी की भी बात करें तो सिर्फ 16% यहाँ पे लिटरेसी रेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हम लोग किस तरीके का काम करते थे? क्या हम लोग सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे? क्या हम लोग सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे? या तो हम लोग टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे? प्राइमरी सेक्टर को मैं एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकता हूं, सेकेंडरी सेक्टर को मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकता हूं, और टर्शरी सेक्टर को मैं यहाँ सर्विस सेक्टर भी दोस्तों यहाँ पे बोल सकता हूं। यहाँ कहता है अबाउट 75% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज है या तो उस पे लोग डिपेंडेंट थे या तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट थे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कब की बात हो रही है? कॉलोनियल पीरियड, मतलब इंडिया इज बिहेविंग लाइक ए कॉलोनी और ब्रिटिशर्स कर रहे थे भैया हमारे यहाँ रूल, तो वो कहलाए रूलर, ठीक है। देयर वाज अ मैसिव पॉवर्टी, बट हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा आ गई थी, मतलब ऐसी कंडीशन जब हम लोग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाए उसको बोलते हैं पॉवर्टी। कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि जब फूड, क्लोथिंग और शेल्टर अगर ये इंसान पूरा ना कर पाए तो इसको हम लोग किस कंडीशन में मानेंगे भाई? पॉवर्टी की कंडीशन में। ऐसी ही कंडीशन अगर चलती रही तो वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंडीशन में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे पॉवर्टी की बात जैसी आती है तो हमें पता होना चाहिए कि पॉवर्टी का सबसे पहला इंडिकेशन जो है इंडिया में दिया सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने, जिसने ये कहा कि हम लोग इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्बन और रूरल। अगर अर्बन में किसी बंदे के पास 2100 कैलोरी पहुंच रही है तो वो गरीब नहीं है, और रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पहुंच रही है तो वो गरीब नहीं है। अगर मॉनेटरी टर्म में बात करें तो अगर अर्बन एरिया में किसी बंदे के पास 1000 रुपए आ रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर रूरल एरिया में 816 रुपए आ रहा है तो वो गरीब नहीं है पर मंथ। तो अब ये वाली जो पॉवर्टी लाइन बना दी गई भैया, ये भी खतरनाक तरीके से बनाई गई है, तो इसमें भी अमेंडमेंट होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग पॉवर्टी को डिटेक्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है ह्यूमन बीइंग्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। एंड पीपल वर इलिटरेट, मैक्सिमम लोग इलिटरेट थे, 16% हमारे यहाँ लिटरेसी रेट था, जिसमें फीमेल का लिटरेसी रेट जो था वो 0% था दोस्तों यहाँ पे। बिकॉज ऑफ विच दे एंगेज देमसेल्फ इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जब पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी तो क्या करेंगे भाई? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनस्किल्ड लेबर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, लाइक फार्मिंग एंड अर्निंग देयर लाइवलीहुड। इन कामों से उनकी लाइफ चल पाती थी। तो ये सारे कारण थे कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ब्रिटिशर्स के टाइम में वो कहीं ना कहीं लेबर क्लास का था, कहीं पे भी ओनर या हमारी बिजनेस क्लास की जो हमारी स्टेटस होना चाहिए वो यहाँ पे किसी ने भी अचीव नहीं करी। तो दोस्तों इस तरीके से जो लॉन्ग आंसर से हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं, तो इस तरीके से मेरे पास व्यू पॉइंट आ गया कि क्वेश्चंस को कैसे समझना है और क्या क्या कंटेंट उसमें लिखना है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।